चले क्वेश्चन हम लोग लगाएं अपना। So, which of the following is not correctly matched? Voltmeter, potential difference, ammeter, electric current, potentiometer, electromotive force, galvanometer, electric resistance. सी नहीं तो ई। और यहाँ डबल डिप थोड़ी खेल रहे हैं हम लोग। वो तो लास्ट केस में देता हूँ मैं, जब क्वेश्चन टफ होता है तब बोलता हूँ अच्छा चलो दो यूज कर लो। ऐसे तो इजी वाले क्वेश्चन में आप एक यूज करो। हाँ जी, देखो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज द डी, क्योंकि वोल्ट मीटर डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग नापते हैं, याद करो सीरीज एंड पैरेलल में लगाते थे नहीं, तो आप जो है एमीमीटर को सीरीज में लगाते थे और वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगा करके वोल्टेज डिफरेंस निकालते थे। जो आपका पोटेंशियोमीटर है दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ को नापता है, ये जनरली आपको बैटरी वगैरह का पोटेंशियल नापने में उसका यूज होता है। जो गैल्वेनोमीटर है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस नहीं नापता, ये भी आपका इलेक्ट्रिक करंट ही नापता है, बट छोटे अमाउंट इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इससे नहीं नापा जाता। सो इजीली जो है आपका आंसर डी यहाँ पे इनकरेक्ट है। चलो इन सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो सोनार याद करो जहाज वाला जो होता था फोटो, हाँ कि हाँ सबमरीन वगैरह के लिए, तो इसको हम लोग यूज करते थे कि आपका ऊपर में कोई भी शिप चल रही है एंड यहाँ से दे विल रेफर दिस सोनार वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजते थे एंड देन दे इट विल कम बैक, और उसके बेसिस पे डेप्थ वगैरह निकालेंगे ये, और साथ ही साथ अगर वहां पे नीचे में क्या चीजें हैं उसका पता लगाने के लिए इसको करते थे। तो फुल फॉर्म इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज वी यूज द अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, तो ये इसके लिए ध्यान रखेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज होता है। और रेडियो वेव्स जिसमें हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज रडार। ठीक है, तो रडार का वहां पे यूज होता है, ऑडिबल साउंड वेव्स का यूज नहीं होगा क्योंकि इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा करेगा, और इंफ्रासोनिक वेव्स में उतनी एनर्जी नहीं होगी कि ये पेनिट्रेट कर पाए, तो इसलिए इंफ्रासोनिक वेव्स का यूज आप नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, अभी अभी हमने बात करी नहीं। अच्छा, एस्ट्रोनॉट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ये यूज करते हैं क्या सोनार का? अल्ट्रासाउंड वही वही देखो, इसीलिए ध्यान रखना है कि यहाँ पे सोनार जैसी टेक्नोलॉजी हमें लग रही है कि सेम वही वेव्स जाते हैं एंड दैट विल गेट द, उसके बेसिस पर आप इमेज को बनाओगे, बट उसके लिए अलग से नेमिंग है, उसका नाम ही अलग है, इट्स नॉट दैट नॉट कॉल्ड सोनार। इसीलिए जो इस बार यूपीएससी वाला क्वेश्चन आया था कि रडार का यूज क्या हम एयरपोर्ट्स पे करते हैं, तो मेरा क्लू यही था कि नहीं, वी विल नॉट कॉल इट रडार। रीजन इज कि उसमें प्रिंसिपल सेम फॉलो होता है, रडार वाला ही प्रिंसिपल सेम होता है कि कोई भी जो लेके जा रहा है वो क्या ऑब्जेक्ट लेके जा रहा है, बट उसमें रडार ऑप्शन नहीं होगा। उसके पीछे मेरा आइडिया यही था कि आपको प्रिंसिपल यहाँ पे सोनार का ही दिख रहा है, बट उसको कहते नहीं है सोनार। ठीक है, तो डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं, डेफिनेटली प्रॉपर्टी वही होती है, आप वेव्स को भेजते हो एंड दैट दे विल गेट द इमेज कि आपके अंदर बेबी क्या है कैसा है, तो दैट्स द आइडिया, बट उसको सोनार नहीं कहते। एस्ट्रोनॉट्स वगैरह, एस्ट्रोनॉट्स लोग भी थोड़ा बहुत सोनार का यूज करते हैं। ठीक है, ये जो आपको खास करके जो दूसरे ग्रहों पे जो मिशंस लेके जाते हैं तो वहां पे उसको उसको उसके सरफेस वगैरह के को जानने में भी यूज किया जाता है। हाँ जी, एस्ट्रोनॉट जनरली यूज करेंगे आपको, एक तो रेडियो वेव्स होते हैं अगर आप आसपास में है तो, और बहुत दूर में अगर आप हैं, बहुत दूर में हैं, तो फिर यू नीड दोज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव आपको चाहिए होगा जो काफी डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सके, तो वो फ्रीक्वेंसी बैंड ही होता है बट एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है उसका, सो इट कैन ट्रेवल फॉर लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट लूजिंग, तो वो बेसिक आइडिया होता है, उसमें भी डिस्टेंस के हिसाब से वो चेंज होते रहता है। ठीक है, कई बार तो अब जो
नहीं नहीं, रेडियो वेव्स को तो मैंने बोला रेडियो वेव्स आसपास में आप यूज करोगे। जनरली आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है दैट इज वो लाइट वाला टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है, लाइट के बेसिस को कम्युनिकेट करते हैं, जहां पे लाइट, क्योंकि लाइट की स्पीड आपको अच्छी मिल जाती है, हालांकि वेव्स की भी वही मिल जाएगी। तो आप जैसे कई बार है कि जैसे एक मिशन आपका अभी जो चल रहा है ये चलो अभी याद नहीं आएगा उसको, इसमें आप दो तीन यूज करोगे। एक तो आप जैसे जो आपके रेडियो सॉरी जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव होते हैं, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव जो होते हैं इन द रेंज ऑफ, आप कह सकते हो जो हमने बैंड पढ़ा था आपको याद है, सी बैंड, क्यू बैंड, का बैंड, इसमें जब आप एक्सट्रीम लेवल पे जाते हो तो ये रीजन्स होते हैं जहां पे कि आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इनको यूज करते हो। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स कहते हैं, बट उसमें फिर अलग अलग उसके अंदर में ये है। तो जैसे आप जो हमने कू बैंड या का बैंड पढ़ा था, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए भी यूज होता है, ठीक है। ये सेम फ्रीक्वेंसी बैंड्स आपको यूज हो सकते हैं फॉर द हाँ जी, नहीं नहीं, ये अल्ट्रा वायलेट के बियॉन्ड होगा, नॉट इंफ्रारेड, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट के बियॉन्ड जाएगा। चलो इंजीनियर से यूज करते हैं सोनार का, मतलब नॉट सोनार का, ऑन दिस इस बेसिस पे देखो, सोनार का तो उसको सोनार नहीं कहेंगे, बट इंजीनियर्स इस भी इसका यूज करते हैं, जैसे कि आपका घर, हाँ, सोनार नहीं होगा, ये प्रिंसिपल वही यूज होगा, ठीक है। तो जैसे कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी रॉक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो दैट उस काम के लिए इसका किया जाता है कि, हाँ जी, मरीन इंजीनियर्स ऑब्वियसली करेंगे, इसलिए तो टर्म ये है, ठीक है। तो वो सोनार यूज ही करेंगे मरीन इंजीनियर्स, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हो इंजीनियर्स का जो बेसिक पर्पस होता है कि आपको जो सोनार यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं, नॉट सोनार एग्जैक्टली। तो मान लो कोई बिल्डिंग है या कोई केव है, इसके अंदर में क्या स्ट्रक्चर वगैरह है, उसको जानने के लिए दे विल यूज दिस टेक्नोलॉजी, जो आपका सोनार बेस्ड टेक्नोलॉजी है। बट सोनार स्पेसिफिकली जो शिप्स यूज करती है उसी को कहा जाता है, ये क्लियर रखेंगे टर्म। बाकी प्रिंसिपल सबके काम करने का जो है वो आपका सेम है। इसके बाद हाँ जी, used for measuring angular distances in vertical plane and the horizontal plane. Azimuth and elevation. बताइए, और रोड पे देखा है काम चलते हुए, वो लेके जब सर्वेइंग वगैरह के लिए आते हैं वो, वही है वो, ठीक है। दैट इज नोन एज थियोडोलाइट। वो एक्यूरेसी उसकी काफी अच्छी होती है, और आप उसको दोनों चीजें की, आपका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिफरेंसेस क्या है और वर्टिकल में क्या है, तो वो टिल्ट भी होता है, ठीक है, वो उसको करके देखे। तो दैट डिवाइस का नाम अपने आप में जो है वो थियोडोलाइट है। नॉट करेक्टली मैच्ड। हाँ जी, मैनोमीटर, ठीक है। तो देखो इसमें जो बाकी ऑप्शन होंगे अगर हाँ जी, सो बेसिक आइडिया, मैनोमीटर आपको प्रेशर के लिए होता है, कार्बोरेटर इंटरनल कम्बशन इंजन कार्बोरेटर तो हम हमेशा करते रहते हैं, ठीक है। कार्डियोग्राफ हार्ट मूवमेंट, कार्डियो से आपको आ गया तो हार्ट आ जाएगा, तो दैट्स सिंपल। और सिस्मोमीटर जो है वो कर्वेचर और सरफेस को नहीं नापता, ये आपको जो आपको वेव्स अर्थ से जनरेट होते हैं उनको, जो आप अर्थक्वेक से वगैरह पढ़ते हो, तो दैट इज बेसिकली मेजर्ड बाय सिस्मोमीटर। और बेसिकली उसको सेस्मोग्राफ कहा जाता है मोर एक्यूरेटली जो हम यूज करते हैं, बट सेस्मोमीटर भी ठीक है, वो अलग अलग तरीके के डिवाइसेस हो सकते हैं। सो वही हो गया, विच आर द फॉलोइंग ये सेस्मोमीटर डिवाइस। तो सेस्मोग्राफ है। अच्छा, जब हम बात करते हैं अर्थक्वेक वेव्स की, तो आपने दो स्केल पढ़ा होगा, रिक्टर एंड मर्करी स्केल। इसमें से जो आपका सेस्मोग्राफ है वो किसके लिए यूज होता है, ठीक है। सो व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिक्टर एंड मर्करी स्केल? देखो रिक्टर स्केल का जो बेसिक आइडिया है कि अर्थक्वेक का आपका मैग्नीट्यूड कितना था, जो हम बोलते हैं उसका मैग्नीट्यूड कहने का मतलब ये जो वेव्स थी
इन वेव्स का एम्पलीट्यूड कितना रहा था। ठीक है, तो जैसे कि अब आप रेक्टोमीटर जो है, ये रिक्टर स्केल जो है, ये सिस्मोग्राफ है, ये काम कैसे करता है, तो एक ऐसे इस तरीके से नॉब लगी होती है और उस पे एक ऐसे ये डिवाइस लगी होगी जो हिलेगी, ये बैलेंस रहेगी, ये नहीं हिलती है, और जैसे ही अर्थक्वेक आएगा दिस इज माउंटेड टू दिस, और ये सिक करेगा, ये बिकॉज ऑफ द आप कह सकते हो इनर्शिया, ये अपने पोजीशन पे रहेगा और यहाँ पे नॉब लगा होगा। ठीक है, यहाँ पे पेपर होगा, तो इसमें वेरिएशन आएगा, ये अपनी जगह पे है, तो ये क्या करता जाएगा, ये लाइंस को ड्रॉ करता जाता है, तो इसी से आपको पता चलता है कि कितना उसका उसका ग्राफ बनेगा आपका। तो रिक्टर स्केल जो मेजर करता है, रिक्टर स्केल मेजर करता है मैग्नीट्यूड को, आप कह सकते हो, आप एम्पलीट्यूड के जो वेव्स के एम्पलीट्यूड होते हैं, कितने हाइट के वेव्स थे, ठीक है, उसकी जब वेव्स का एम्पलीट्यूड बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं कि दिस इज द एम्पलीट्यूड, ये इसकी हाइट थी, मैक्सिमम इंटेंसिटी। या फिर मान लो अर्थक्वेक्स में अगर एस वेव पी वेव्स की बात करते हो, तो वो आपको क्या है, वो आपको कॉम्प्रेशन एंड जो है आपका एक्सपेंशन वेव्स हैं, तो ये एक कट बीच का डिस्टेंस कितना था, कितना हाई था, दैट इज द एम्पलीट्यूड बेसिकली, तो उसको मेजर करते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो आपको मर्कली स्केल है, मर्कली स्केल एक तरीके से ये मेजर करता है आपको कि उसका डिवेस्टेशन या उसका इम्पैक्ट कितना हुआ, ठीक है, उसका इम्पैक्ट कितना हुआ, डैमेज कितना हुआ। तो जैसे मर्कली स्केल क्या हो सकता है कि सेम जगह के लिए रिक्टर स्केल की रीडिंग, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि एक ही जगह पे रिक्टर स्केल की रीडिंग, दो रीडिंग आप देख रहे हो और दोनों रीडिंग सिमिलर है, बट मर्कली स्केल पे वो रीडिंग क्या हो सकती है, वेरी कर सकती है। रीजन इज वेरी सिंपल कि स्ट्रक्चर कैसा है वहां पे, उसके हिसाब से जो है आपका डैमेज कैलकुलेट होगा। तो वो इलाके जहां पे की बिल्डिंग्स उतनी स्ट्रांग नहीं रही, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि आपको इवन फॉर द सेम रिक्टर स्केल पे रीडिंग के अलावा भी मर्कली स्केल पे वो डिवेस्टेशन ज्यादा दिखेगा। इसके साथ ये लोगरिथमिक स्केल को यूज करता है, दोनों चीज ध्यान रखेंगे। लोगरिथमिक स्केल का यूज करने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो वैल्यूएशन इंक्रीज होगा वो बाई पावर 10 इंक्रीज होगा, ठीक है, वो बाय पावर 10। इसका कहने का मतलब ये है कि रिक्टर स्केल पे जब आप एक यूनिट बढ़ाते हो, यानी अर्थक्वेक आपका 5 से 6 पहुंचता है, इसका मतलब ये है कि जो वहां पे वेव्स का एम्पलीट्यूड चेंज हुआ होगा वो 10 टाइम्स चेंज हुआ होगा। ठीक है, तो लॉग स्केल होने का बेसिक मतलब ये है, लॉग स्केल आपका एक्सपोनेंशियल में डील करता है। तो ये बेसिक इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। मर्कली स्केल बाकी तो चलो ठीक ही है इसमें। चलो चलो पूछ बता ही दिया इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन ही आपसे पूछ लिया। Which of the following quantity is measured on the Richter scale? Speed of a glacier, population growth। ये तो इजी क्वेश्चन है ना, मतलब आगे तो अगर ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, यहाँ से आप मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी आप वैसे इसमें और भी होता है कि जैसे जो एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि हर अर्थक्वेक में एनर्जी रिलीज होती है, तो आप सिंपली इसको कहीं पे मेंशन कर लेना, बात आ गई तो, कि जब आपका एक यूनिट इंक्रीज होता है जो आपका रिक्टर स्केल है, तो वहां पे जो आपका वेव हाइट है, ठीक है, या वेव एम्पलीट्यूड लिखोगे, ये इंक्रीज होता है बाई 10 टाइम्स, और जो एनर्जी रिलीज कह सकते हो आप, ये होती है 32 टाइम्स। ठीक है, ये एक बेसिक आइडिया है कि अगर एक यूनिट इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी रिलीज 32 टाइम्स हो रही होगी, और जो आपका एम्पलीट्यूड चेंज है वो 10 टाइम्स हो रही होगी। सो दैट्स द आंसर। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। कहाँ चला जा रहा है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम इज यूज्ड इन मॉनिटरिंग बेसिकली ब्रेन एक्टिविटी को, जो आप देखते हो ना वो लगाते हैं यहाँ पर छोटा छोटा ये करके। आजकल इसकी इसकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है धीरे धीरे, जो है आप कंप्यूटर्स में भी इसका ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे माइंड को कनेक्ट करना है कि सिस्टम के साथ, आपको कीबोर्ड ना ऑपरेट करना पड़े, ऑटोमेटिकली वो काम कर दे। तो उसके उसमें ये जो इंसेफेलोग्राम पे बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है, इसमें काफी चर्चा आई है, वी विल डू जब हम देखेंगे इसको आगे। तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम सिंपली मेजर कर लेना कि इसको ये क्या करता है कि आपके जो ब्रेन में न्यूरल एक्टिविटी हो रही है, तो ब्रेन हमारा जो फंक्शन करता है दैट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो छोटे बहुत छोटे लेवल का करंट होता है, तो उस करंट के को मेजर करके ही आपका इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ये काम करता है, दैट इज ईईजी। अब इसमें कई एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, अब कई तो आपको जो है सिंपल एक हेलमेट पहना दिया जाता है, उसी से काम हो जाता है। वो कौन सा हेलमेट था उसका, चार्ल्स जेवियर वाला, ठीक है वो कनेक्ट कर लेता था। हाँ जी,
अरे टाइम के साथ नाम भूलते जाते हो, मैं खुद ही भूलता जा रहा हूँ। ठीक है, मैं जब अभी देख रहा था रिसेंटली वोल्वरिन, तो मुझे लगा कि यार मैं बहुत कुछ भूल चुका हूँ, पता ही नहीं चल रहा था, बहुत सारे कैरेक्टर इधर उधर से आ रहे थे। मैग्नेटो तो कंट्रोल करने के लिए पहनता था ना, ताकि आप उसको हाँ 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 हाँ। नहीं, वो ताकि बाहर के इंटरफेरेंस को कंट्रोल करता था बेसिकली, कोई उसके माइंड तक ना पहुंच सके। हाँ हाँ, वही वही वही। तो दैट्स अ काइंड ऑफ, अगर इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम को याद रखने के लिए, अगर आप जिसने नहीं देखा होगा उसको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कैसे कनेक्ट करे इसको, तो वो चीज होती है। ठीक है, इसके अलावा आजकल तो जो है ना, और भी जैसे कि अभी जो एलन मस्क की जो कंपनी है काम कर रही है, दे हैव, हाँ, नहीं नहीं, उनका एक इस फील्ड में भी काम चल रहा है। ठीक है, न्यूरा लिंक वाले फील्ड में उसमें डाला नहीं नहीं, यहाँ पे जो वही वही वही, वो अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं। एंड नाउ उसमें अब कुछ कुछ जगहों पे उन्होंने इंसर्ट करना, रॉड वगैरह भी इंसर्ट करके उसको करने का ये किया है। हाँ जी, साउथ का मूवी, अच्छा, तो क्या उसमें इसके बारे में चर्चा करी उन्होंने? अच्छा, मेमोरी को ट्रांसफर कर दिया, ग्रेट। नहीं, अच्छी बात है, मतलब मेमोरी ट्रांसफर होना, ये मतलब क्या बहुत ज्यादा बोरिंग है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है? अच्छा, चलो। रिंगलमैन स्केल इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी, नहीं सुने होगे, मुझे पता है, ये उतना कॉमन है भी ना, यूज भी नहीं होता है। ठीक है, रिंगलमैन स्केल ये स्मोक के लिए यूज होता था। ठीक है, स्मोक के लिए। तो जो पहले इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स वगैरह को मेजर करना होता था, ये एक्चुअली बेसिकली एक चार्ट हुआ करता था। ठीक है, और ये चार्ट जो है वो आता है ना क्रीम में, आपका फेयरनेस लेवल कितना है। हाँ, वो स्केल आता है ना, वो किसी किसी प्रोडक्ट्स में देते थे पहले। अब हाँ, तो उसमें वो होता है ना कि आपका 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 यूट्यूब पे भी खुलता है। अच्छा, ऐड, नहीं नहीं, हाँ हाँ, वही वही मैं स्केल की बात कर रहा हूँ, तो दिखाता ना आपका आपका फेयरनेस लेवल कितना है, फेयरनेस मीटर, फेयरनेस स्ट्रिप। हाँ, तो कुछ 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 वैसा ही था रिंगल मैन स्केल। ठीक है, तो उसमें भी बेसिकली चार्ट बने होते थे, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट कि वो किस शेड में स्मोक जा रहा है, तो उसके बेसिस पे वो पॉल्यूटेंट्स का लेवल बताते थे कि पॉल्यूटेंट्स का लेवल जो है ये ऐसा है। अब नहीं यूज, पर ठीक है, वो आप स्मोक के लिए लिख सकते हो, क्योंकि अब जो है इतने टाइप्स के पॉल्यूटेंट्स हो गए, तो कई बार पॉल्यूटेंट्स वाइट भी हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि वो ब्लैक ही होगा। तो पहले का आइडिया होता था कि स्मोक जो होगा वो ब्लैक होगा। तो अगर अगर आपको याद रखना है इसको, तो सिंपली याद रखना, ये फेयरनेस का फेयरनेस मीटर है, फेयर एंड लवली का। ठीक है, या ग्लो एंड लवली का फेयरनेस मीटर है ये। हो गया, चलो, समझ में आया अंकित? नहीं समझ में आया? अरे देखो, कभी खरीदे हो वो ग्लो एंड लवली वाला क्रीम, या मेन, मेन में भी कौन सा आता था? आपसे बच गए, मैं बहुत पहले से बचा हुआ हूँ। ठीक है, तो नहीं, वो कौन सा क्रीम में भी, मेन वाले में भी किसी में आता था शायद, हाई हैंडसम कोई, हाँ हाँ हाँ, वो शाहरुख खान ऐड करता था उसका, फेयर एंड हैंडसम था। तो इन सब क्रीम्स में वो क्या करते थे कि यहाँ पे वो शेड होते थे, ऐसे ऐसे एक स्ट्रिप होगा। ठीक है, और इस टाइम में आपको अखंड अफ्रीकन दिखेंगे। ठीक है, जो वहां पे कलर होगा वो आप मान के चलो कि जो अफ्रीकन में भी अफ्रीकन हो। ठीक है, उसका कलर दिखेगा। और इस साइड में आप मान के चलो कि आप जितना ज्यादा गोरा इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, तो अब तुम इमेजिन करो, कहाँ से इमेजिन करोगे? वैसा ही चलता है, वैसा ही चलता है। क्या, हर जगह की अलग कहानी है, वहां के बेसिक आइडिया कि भाई लोग जिस चीज से परेशान है, आप उसको एक्सप्लॉइट कैसे करोगे। आते हैं उस पर बाद में बात करें, पहले इसको सॉल्व कर ले। अब इसमें क्या होता था कि यहाँ से काले से गोरे की तरफ कहानी थी। ठीक है, काले से गोरे की तरफ मीटर हुआ करता था। तो आप जब क्रीम लो, तो आप इसमें से इस स्ट्रिप को अपने स्किन पे लगा के देखो कि भाई मेरा किससे ज्यादा मैच कर रहा है। ठीक है, और क्रीम यूज करो, और देखो कि क्या एक महीने बाद मेरा मीटर इधर से इधर चेंज हुआ कि नहीं हुआ।
दैट्स द बेसिक आइडिया हुआ करता था। इसी तरीके का ये रिंगलमैन स्केल हुआ करता था। इसमें यहाँ पे भी कलर जो होगा वो कलर थोड़ा हुआ करता था आपका शेड्स ऑफ ग्रे की तरह हुआ करता था, ठीक है, डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे रहेंगे। अगर कोई एकदम व्हाइट है, मान लो कोई धुआं निकला एकदम उसका एक कलर है, स्पेसिफिक व्हाइट मिल रहा है, तो कहेंगे भाई ये जो स्मोक है ये पॉल्यूशन लेस है, इसमें कोई इशू नहीं है, पॉल्यूटेंट नहीं है। अगर वो एकदम ब्लैक दिख रहा है तो दे विल से कि इसका जो पॉल्यूशन लेवल है वो 80% 90% ऐसा है। तो वैसा ही एक स्केल हुआ करता था, उस स्केल के बेसिस पे आप धुएं को देखो, जब फैक्ट्री से धुआं निकलो स्केल को सामने देखो, देखो किसके साथ ज्यादा मैच कर रहा है, जिसके साथ वो कलर मैच कर रहा है आप उसके बेसिस से बता दोगे कि ये धुआं कितना पॉल्यूटेंट है, कितना पॉल्यूटेड है। ऐसा कुछ स्केल हुआ, अगर अब नहीं आता, ठीक है, हटा दो इसको। हाँ, क्या बता रहे थे? लोकल मार्केट्स में अलग ही मतलब जैसे हम लोग के यहाँ पर फेमस क्रीम चलता है ना, ब्यूटी और कॉस्मेटिक, यूरोपियन मार्केट्स में है कि टैनिंग करना, कैरामल कलर करना, ये सब चीजें किया जाता है। हाँ, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इवन सर्जरी वगैरह भी बहुत सारे इंजेक्शन वगैरह ले रहे हैं। तो क्या उनको काला होने का मन कर रहा है? काला नहीं, टैन होना चाहिए थोड़ा सा। ये हेल्थ बेनिफिट्स। अच्छा अच्छा, हेल्थ बेनिफिट्स के विटामिन डी के लिए वो करना है क्या ज्यादा उनको? विटामिन डी तो ये स्किन कैंसर, मेलानिन चाहेगा। हाँ हाँ, स्किन कैंसर से, हाँ 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 हाँ, एक्सपोज्ड रहते हैं। टैनिंग के बाद ये ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा 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 अच्छा, गॉट इट। ये हम लोग का जो प्री इकोनॉमिक माइंडसेट है, फेयरनेस, हाँ, फेयरनेस को हमने पैरामीटर बना दिया है आपको। नहीं, वो भी वो पहले देखो, दिक्कत यही है ना, यूरोसेंट्रिक व्यू ने किया क्या है कि इसने पहले ये पहले थे गधे, ठीक है, ओपन बता रहा हूं मैं, पहले थे गधे। गधे इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इनका जो पीरियड चला ना, प्री रेनेसां वाला जो इनका डार्क एज चला था, उस एज में ये एकदम हो गए थे, मतलब पूरी तरीके से जो चर्च ने कहा बस वही मान के चल रहा है, और ये सोच इनकी चली 13 14 सेंचुरी 15 सेंचुरी रेनेसां के पहले। अब आपने रेनेसां किया तो ऐसा थोड़ी है कि आज तक गधे थे और अचानक से अगले दिन आप इंसान बन जाओगे। तो ये थे गधे ही, जब हमारे पास भी आए थे तो ये गधे ही थे कुल मिला के। थोड़ा अब ये कर क्या लेते थे, ये थोड़ी अच्छी अच्छी बातें कर लेते थे, कहने का मतलब इंग्लिश थोड़ी अच्छी बोल लेते थे, वो थोड़ा एक्सेंट आ जाता था, तो हमें लगा कि भाई ये इनकी जो बातें भी है ना, यही है ना, अभी भी है, पढ़ा लिखा है, तो ये वही बात है ना, तो ये पैरामीटर्स उन्होंने बदल दी। हाँ जी, ये पैरामीटर हम अभी आप जब धीरे धीरे चीजों को समझ रहे हो, लेकिन आज से 10-20 साल पहले कोई अगर इंग्लिश बोले तो यू विल अंडरस्टैंड कि भाई ये, और नहीं वो छोड़ो, अभी भी अगर आप देखोगे, मैं चलो बिहार की बात कर रहा हूँ, बिहार के बच्चों में इस चीज को लेकर के होता है ना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, इवन दो इज वेरी गुड, उसको सब्जेक्ट की समझ अच्छी है, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बहुत अच्छी आती है, या मैथ्स बहुत अच्छी आती है, रीजनिंग बहुत अच्छी आती है, या किसी भी टॉपिक पे ही नोज वेरी वेल, बट अगर क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती तो उसके अंदर में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना आने लगती है। या तो ये क्यों है? क्योंकि अभी भी समाज का पैरामीटर वो है। 100% आप इसको दूर नहीं हो सकता, एक जनरेशन 2 जनरेशन के बाद आप समझ जाओ धीरे धीरे क्या हुआ कि जब आप कॉलेजेस में गए या बड़े इंस्टीट्यूट्स में गए तो आपने देखा यहाँ पे कि भाई एडवांस लड़कियां बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रही हैं, लेकिन वो इंग्लिश भी गलत बोल रही हैं। यू विल अंडरस्टैंड, वो ठीक है, तो वो इंग्लिश बोल रही है, और इंग्लिश के साथ साथ में कई बार क्या हो रहा है कि उनका आईक्यू लेवल तुम चेक कर रहे हो तो आईक्यू लेवल तो बहुत नीचे आ रहा है इनका। आई एम नॉट सेइंग ऑल, बट मैक्सिमम दिख रहा है तुम्हें। अब तुम्हें ऐसा दिख रहा है, तुम्हें ये समझ में आ गया धीरे धीरे कि भाई ये जो अंग्रेजी है ये आपका केवल और केवल एक भाषा है, ये जरूरी नहीं कि इंग्लिश किसको आती है तो बहुत ही अच्छा भी है, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जस्ट। तो अब आप समझ लो, हो सकता है 1-2 जनरेशन 3 जनरेशन के बाद आपको ये चीज बहुत, इस चीज को आप एस्टेब्लिश करो सोसाइटी में, लेकिन इसका इम्पैक्ट पिछले कुछ साल तो झेले ना आपने, कुछ साल तो झेले। अब यही काम यूरोपियंस करते क्या बड़ी मजे से। यूरोसेंट्रिक व्यू क्या होती है, वो हमेशा खुद को अपने सेंटर में रखे, और ये इसमें कोई गलत नहीं है, गलत कोई नहीं है, क्योंकि जो भी सोसाइटी इवॉल्व हुई है ना, जब से सोसाइटी हमारी इवॉल्व हुई है, उस टाइम का जो बड़ा रहा है, जो भी मतलब वर्ल्ड पावर रहा है, आप कह सकते हो जो वर्ल्ड में जिसकी तुति बोलती थी, उसने अपने आप को सेंटर में रख के ही सोचा है। इवन आप कह सकते हो कि एरिस्टोटल, या जब आप सुक्रेट्स की बात करते हो, एरिस्टोटल, प्लूटो की बात करते हो, इवन दीज पीपल, ग्रीक्स जब हुआ करते थे, इनका भी यही व्यू हुआ करता था। उन्होंने क्या बोला है ग्रीक्स ने, एरिस्टोटल ने एक बात कही थी कि भाई देखो, जो हमारा ग्रीस है या जो ग्रीक सिविलाइजेशन है, दिस इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, हम ही हैं जो सेंटर ऑफ अर्थ में है, हम ही जो है सबसे सुपीरियर है। ऑल्दो ही वाज अ स्कॉलर, हम उनको पढ़ते भी हैं एज अ फिलोसोफर के रूप में, बट उनका ये व्यू था, ठीक है, कि हम जो है हम श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ? उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने क्या बताया कि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज होती हैं, ठीक है, जो ट्रॉपिक, मान लो हम हमारे आसपास वाले रीजन है, ये ट्रॉपिकल कंट्रीज के लोग जो होते हैं ये समझदार बहुत होते हैं,
इनके पास इंटेलिजेंस बहुत हाई मात्रा में होता है, लेकिन ये लोग डरपोक होते हैं, ठीक है। अब ये डरपोक होते हैं, ये बात इन्होंने बताई, इनको किसी चीज की कमी नहीं है, तो लड़ने वगड़ने के झंझट में रहते नहीं है कि भाई मुझे 5 बीघा खेत चाहिए, ले जाओ भाई, क्या करने का, मेरे पास इतना है। तो ये एटीट्यूड होता है। दूसरी तरफ जो ठंड प्रदेशों के लोग हैं, जो आपको कोल्ड रीजन्स के लोग, उन्होंने कहा कि इनके पास क्योंकि लिमिटेशंस है, तो बचपन से इनके अंदर में एग्रेसिवनेस आई, बचपन से इनके अंदर में मेहनत करने की भावना आई है, लेकिन ये दिमाग से पैदल होते हैं। एरिस्टोटल का कहना था, मेरा नहीं, मैं नहीं कह रहा ऐसा, ठीक है। अब एरिस्टोटल ने क्या कहा कि जो हमारा ग्रीस है, या जो ग्रीक सिविलाइजेशन वाला जो रीजन है, ये देखो इसके बीच में लाई करता है, ऑब्वियसली देखोगे तो मेडिटेरेनियन रीजन है वो, तो यहाँ पे लाई करता है। अब क्योंकि हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास इंटेलिजेंस भी है और हमारे पास हिम्मत भी है, वी हैव द एग्रेसिवनेस है, एटीट्यूड है वो रूलर्स वाला, तो इसीलिए ग्रीक जो लोग हैं यही सुटेबल है सबसे ज्यादा रूल करने के लिए। अब किसी ने पूछा नहीं एरिस्टोटल से कि ठीक है आपने तो अच्छा किया, आपने दोनों गुण ले लिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों अवगुण भी आ जाते हैं आप में। तो उन्होंने एक गुण यहां से उठा लिया कि भाई ये इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट वाला ले लिया, डरपोक वाला हटा दिया। यहाँ से जो है कि ये बेवकूफ होते हैं बट पावरफुल होते हैं, तो उनका गुण ले लिया। अब आपने कहा कि हम जो ग्रीक हैं, हम हमारे अंदर ये बैलेंस में, तो हम ही रूल करें, ये उनका भी उस टाइम में चला। तो जो भी अरब्स आए, अरब्स के बीच में यही व्यू रहा, उन्होंने हम जो है भाई हम ट्रेड लोकेशंस के हिसाब से सबसे सुटेबल जगह पे हैं, तो हम रूल करेंगे। तो यूरोसेंट्रिक व्यू भी इसी तरीके से चला, और वो अभी भी एडवांस तो करते क्या है कि आपको कोई एक नया फॉर्मूला दिया, अब आप 10 दिन, 1 महीने, 2 साल, मतलब 1 जनरेशन 2 जनरेशन चलाओ, तब तक वो उसको अपडेट कर रही है। जब तक आप इसको काउंटर करोगे ना, जब तक आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, अपनी रिसर्च के बेसिस पर जब तक आप इसको काउंटर करोगे, तब तक वो कुछ नया सगुफा छोड़ चुके होंगे। अब तुम कुछ क्यों नहीं करे, क्योंकि तुमने अपनी जड़ें काट दी, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तो तुम्हारा पूरा का पूरा फोकस ये लगा हुआ है कि तुम जो बोल रहे हैं मैं उसको काउंटर कैसे करूं। तुमको जो है पूरा का पूरा उलझा के बस वहीं पे रहे हैं। और देखो इसीलिए चाइनीज बचे हुए हैं, इस मामले में चाइनीज काफी हद तक बचे हुए हैं, वो इन चक्करों में ज्यादा पड़ते ही नहीं है कि मुझे काउंटर, क्योंकि उन्होंने काफी हद तक क्लोज सिविलाइजेशन रही, काफी लास्ट में जाके वो थोड़ा सा बहुत इंटरफेरेंस भी हुआ। इसलिए चाइनीज में देखोगे उनके बहुत सारे प्रैक्टिसेस उन्होंने अभी बचा के रखे हैं। ऑब्वियसली कम्युनिज्म आने के बाद डिस्ट्रॉय हुआ बहुत हद तक, लेकिन फिर भी कम से कम वो अपनी, आप कह सकते हो कि हेरिटेज में या कल्चर में प्राउड फील करते हैं। हमारे यहाँ ना तो हम अपनी लैंग्वेज में प्राउड फील करते हैं, इवन अब तुम देखो, आप अगर, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हम लोग कॉपी कैट बनते जा रहे हैं, कॉपी कैट। अब जैसे डोसा हो गया, डोसा हमारा खाना नहीं है, खाना इन द सेंस आई एम नॉट सेइंग कि इंडियन नहीं है, बट आप नॉर्थ इंडिया में नहीं दिखेगा जनरली डोसा। साउथ इंडिया में मुझे पहली बार याद है, मैं बैंगलोर गया था, 11th-12th में होऊंगा, एग्जाम देने बैंगलोर गए थे, तो वहां पे जो है डोसा, भाई पैसे लिमिटेड होते थे, कहाँ उतना आदमी डोसा खा रहा है, कभी कभार खाने को मिल गया। आप गए, हम लोग होटलों में गए, तो जो दोस्त थे बाकी लोग, अब उन्होंने दिया वो काटे चम्मच अच्छे से, ठीक है, वो दे तो हर जगह देते हैं। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि भाई लोग जो है, हमारे बच्चे हमारे लड़के परेशान है, हमारे यहाँ से गए, उनको लगा कि भाई ये तो स्टैंडर्ड मेंटेन करना है ना, और वहां के साउथ इंडियन लोग हाथ से खा रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला कौन सी, वो हाथ से ही खाते हैं ना, ये आपने कहां से सीखा था? तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में आपको डोसा दिया जाएगा तो साथ में अच्छे होटलों में तो दे देते हैं, तो आपको लगा कि अच्छे बड़े लोग ऐसे ही खाते हैं, तो अपने को भी ऐसे ही खाना है। तो हम वो कॉपी कैट के चक्कर में ना कई बार हम बर्बाद हो जाते हैं। खा लो, बेसिक जो पर्पस है लाइफ का वो खाना है ना, खा लो। तो ये चीज आती है, और यूरोसेंट्रिक भी आपको इसी तरीके से बर्बाद करती है। आप हमेशा हम अपने स्टैंडर्ड उनसे सोचते हैं जाकर। तो कोलोनाइज ना ब्रिटिशर्स ने, चलो ब्रिटिश का जो फिजिकल कोलोनाइजेशन था वो तो खत्म हो चुका है, मेंटल कोलोनाइजेशन अभी भी हम लेकर के काफी ज्यादा चल रहे हैं। हम पैरामीटर्स वही नापते हैं, वही उन्हीं पैरामीटर्स पे चीजों को जब जज करते हैं जो वो दे करके गए। आज भी है ना हमारे, आप देखो इंडियन हिस्ट्री में अगर आप पढ़ोगे, इंडियन हिस्ट्री में कभी भी वेल्थ को बहुत ज्यादा सुपीरियोरिटी नहीं दी गई है, या पावर को बहुत सुपीरियोरिटी नहीं दी गई है। थ्रू आउट द, अगर आप हिस्ट्री देखो तो वहां पे यू विल ऑलवेज फाइंड कि देयर हैज बीन अ कल्चरल थिंग जिसको कि वैल्यू हमेशा समाज ने ज्यादा बोला है। आप अब इसको कहां से ट्रेस करोगे? तो या तो आप अपने स्क्रिप्चर से ट्रेस करोगे, या तो अपनी स्टोरी से ट्रेस करोगे, ठीक है। तो आप हमेशा देखो कि इनको वैल्यू हमेशा ज्यादा रही है रादर देन द पीपल हु हैव बीन इन पावर। और इसीलिए हमारे यहाँ जो हिस्ट्री देखने का तरीका था, हमने क्रोनोलॉजी बेस्ड हिस्ट्री क्यों नहीं मिलती, इसके पीछे कारण यही है। आप कहां से ले आओगे क्रोनोलॉजी बेस्ड हिस्ट्री, कैसे ट्रेस करोगे उसको? लेकिन यूरोप में ये चीज बहुत क्लियर था कि अपने मेटलिज्म का पे ज्यादा फोकस, ऑब्वियसली बीच बीच में कोई आया उसने काउंटर किया, वो अलग चीज है, बट द थ्रू आउट द, अगर सोसाइटी का व्यू देखोगे तो वो क्लियर था भाई कि अपने को कहां जाने का है। तो वहां से चीज, अच्छा वहां से क्लियर चीज था कि भाई जिसके पास सुप्रीम पावर, आप उसको ट्रेस करते रहो, उसकी जीनोलॉजी ट्रेस करो, उसकी हिस्ट्री को ट्रेस करो। तो ये चीज हमारे यहाँ अगर आप देखोगे किंग के पास क्या क्या होना चाहिए, तो विजडम हैज ऑलवेज बीन, इवन चाणक्य लिखते हैं ना कि भाई द सब्जेक्ट, द हैप्पीनेस ऑफ द किंग लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। अगर किंग ये काम नहीं कर सकता तो फिर वो बाकी चीज बेकार है।
तो ये चीज रही है हमारे यहाँ क्लियर, और लेकिन हम इस चीज को समझते नहीं है। कई बार हम कहते हैं भाई हमारे यहाँ तो हिस्ट्री नहीं थी क्योंकि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वो इतना पढ़ना नहीं जानते थे। तो ये तरीका आपको देखने मिलेगा। तो इस पे काफी एक अच्छा क्रिटिक भी लिखा है, एक राइटर है, उन्होंने लिखा कि यूरोसेंट्रिसिटी व्यू कैसे मतलब दुनिया को ना अपने अपने फोल्ड में लेके आ गई है पूरी तरीके से, और ऑलमोस्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। इवन साउथ अमेरिका को इन्होंने कॉलोनाइज किया, मान लो पोर्तुगाल स्पेन ने किया तो इन्होंने कर ही दिया। थोड़े बहुत अफ्रीकन बचे हुए हैं जो जहाँ पे डीप पेनिट्रेशन नहीं हुआ, बट वो इतने पीछे रह गए हैं मेन स्ट्रीम से कि वो आप काउंटर नहीं कर पाएंगे। बट बाकी बच के थोड़े बहुत आप और हम बचे हुए, थोड़े बहुत चाइनीज बचे हुए, जापानीज ने भी कुछ हद तक, नॉट 100%, बट हाँ उन्होंने भी कुछ हद तक बचा के रखा है। देखो आगे क्या होता है। नेम ऑफ द इक्विपमेंट देखा है ना, क्लियर। अच्छा हाँ आप लोग का तो होगा, कोई नहीं। स्फिग्मो मैनोमीटर कैसे काम करता है? अच्छा 3 तो बायो वाले ही हैं। हाँ भाई आप ही बताओ, आप ही बताओ। देखो स्फिग्मो मैनोमीटर में एक तो कपड़ा लगा होता है जो उसको पट्टी बांधते हैं, उसको बांध के आपने प्रेशर मतलब एयर को टाइट कर दिया, उसको दबाकर आपने क्या करा कि प्रेशर पूरी तरीके से इंक्रीज कर दिया। उसके बाद अच्छा उसको मेजर कैसे करते हैं? जब आप लगाते हैं वो, और साथ में ये लगा करके स्टेथोस्कोप को लगा करके दे विल स्टार्ट मेजरिंग। तो कैसे मेजर कैसे करते हैं वो तो आप देखोगे। काउंटिंग होता है, इसके अलावा वैसे भी अपने होता है हम्म? सब। वो स्केल तो आप देखोगे ऊपर से नीचे तक आ रहा है, तो फिर कैसे होता है? मतलब कहाँ पे बोलोगे भाई ये तुम्हारा मैक्सिमम, ये तुम्हारा मिनिमम। देखो जब दो चीजें आप मेजर करते हो इसमें बेसिकली, एक तो सिस्टोल एंड डायस्टोल। तो सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर मेजर करते हैं हम। इसमें होता क्या है देखो बेसिकली, जब आपने उसको पंप किया, जब आप पंप करते हो तो आप करते क्या हो कि आप आर्टरीज को इतना प्रेशर डालते हो कि अभी जो है थोड़ी देर के लिए ब्लड की सप्लाई काफी कम टाइम के लिए इट विल ब्लॉक। जैसे ही ब्लड की सप्लाई काफी प्रेशर है, अब जब जैसे ही आप उसको छोड़ोगे, आप देखोगे अचानक से उसको ओपन किया जाता है, ओपन किया जाता है और दे विल वो स्टेथोस्कोप को पुट करके दे विल पुट देयर हार्ट पे और दे विल मेजर द फर्स्ट थिंग। तो जैसे ही पहली साउंड आएगी, द मोमेंट आपने ओपन किया, नाउ द ब्लड विल पंप, हार्ट विल पंप द ब्लड और वो पास होगा। तो क्या होगा कि जैसे ही पहली साउंड उनको सुनाई देती है, इट मींस कि ये आपका हार्ट का जो सिस्टोलिक प्रेशर को मेजर करता है, सिस्टोलिक प्रेशर को मेजर करेगा, और ये आपका कितना, ये मैक्सिमम होता है जो आपका 120 आप लेके चलते हो कि स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो ये वो प्रेशर होता है जो कि ब्लड जो आपकी हार्ट है ये लगाती है जब वो पुश करती है ब्लड को, या आर्टरीज पे जो प्रेशर लगाती है, दैट इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर। दूसरी होता है आपका डायस्टोलिक प्रेशर। इसमें क्या होता है कि ये इन बिटवीन द टाइम, तो हार्ट ब्लड पंप किया रोका, पंप किया रोका, तो जब पंप किया दैट इज द प्रेशर ऑफ सिस्टोल, और जब आपका ब्लड जो आपका हार्ट है दैट इज इन द रेस्ट पीरियड, उस पीरियड का जो मेजरमेंट होता है दैट इज द डायस्टोलिक प्रेशर। क्योंकि उस समय आपका प्रेशर पूरी तरीके से खत्म नहीं हो गया होता, क्योंकि अगर पूरी तरीके से प्रेशर खत्म हो जाएगा तो ब्लड का मूवमेंट एकदम से बंद हो जाएगा, बट ब्लड मूव करते रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि सिस्टोलिक का पर्पस बेसिकली है कि ये वो प्रेशर है जो हार्ट लगाती है आर्टरीज पे, और ये वो प्रेशर है जबकि हार्ट रेस्ट में होती है तब आप मेजर करते हो। ठीक है, तो ये जो आपको बताई जाती है 122/80 यही होता है ना। तो ये एक एवरेज ह्यूमन का, हालांकि ये तो चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन की एज फैक्टर क्या है और वेट कितना है, इन सब चीजों के हिसाब से वो बदलेगा, बट ये एक स्टैंडर्ड जो है हम लेके इसको चलते हैं। आज के डेट में तो खैर वो भी डिजिटल वगैरह आ गए हैं, बाकी तो मीटर तो वही रहता है। ठीक है, तो स्फाइग्मो मैनोमीटर, मेडिकल वाले टर्मिनोलॉजी बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, इतने प्यारे कि आपको याद करने का मन नहीं करेगा। ह्यूमिडिटी, हाइड्रो हाइग्रोमीटर, ठीक है। तो जो भी आपकी ह्यूमिडिटी है इन द एयर, तो ये जनरली मेट्रोलॉजिस्ट वगैरह यूज करेंगे कि ह्यूमिडिटी कितनी है, तो दैट इज यूज द आपका हाइड्रोमीटर। अच्छा इसमें एक स्पेसिफिक मीटर होता है, साइक्रोमीटर। ये आपका यूज होता है फॉर द, जो आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करते हो ना, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो मेजर, जैसे आज हम देखते हैं ना नेट पे खोलोगे कि भाई टेम्परेचर कैसा है, इट विल राइट की
टेम्परेचर इज 37 डिग्री, फील्स लाइक दिस, राइट। तो वो उसको मेजर करने के लिए यू नीड दिस रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और उसको जो मेजर करने के लिए आपको डिवाइस होती है साइक्रोमीटर। अब तो नहीं मिलता इसमें जनरली, अब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट सब जगह आ गए हैं। इसको आपको कहा जाता है वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर एज वेल। ड्राई बल्ब थर्मोमीटर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है, साइक्रोमीटर को। दिस इज अ टाइप ऑफ हाइग्रोमीटर जो कि आपको ह्यूमिडिटी को ही मेजर करता है, बट ये मेजर करता है बेसिकली कि आर्द्रता आप रिलेटिव बेसिस पे कितनी है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखो, जैसे जनरली इसमें 2 थर्मोमीटर्स लगे होते हैं, ठीक है, 2 थर्मोमीटर्स लगे होंगे, और थर्मोमीटर का जो बल्ब है आपको, तो एक आपका ड्राई रखा जाएगा और दूसरे को कपड़ा, वेट कपड़ा भिगा करके उसके बल्ब के चारों तरफ लपेट दिया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा टाइम से काम, आधे घंटे इसको वेट करना पड़ता है इसको देखने के लिए, रीडिंग करने के लिए। तो मान लो कि ये ड्राई बल्ब थर्मोमीटर है और ये वेट बल्ब थर्मोमीटर है, दोनों है। अब क्या होगा कि जब आप मेजर करोगे, तो क्योंकि आपने कपड़ा लपेटा है तो दोनों की रीडिंग सेम नहीं आएगी। एक को आपने कपड़ा भिगा करके लपेटा उसके पीछे, और दूसरा दूसरा एकदम खुला एटमॉस्फेयर के साथ है, तो दोनों की रीडिंग वेरिएशन में आएगी। और डिपेंडिंग अपॉन कि दोनों के रीडिंग के बीच में वेरिएशन कितना है, आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर कर सकते हो। अब होता क्या है इसमें कि अगर वेट बल्ब थर्मोमीटर, मेन यहाँ पे इसका फोकस होगा, अगर आप समझो कि एयर में ह्यूमिडिटी बहुत कम है, एयर में ह्यूमिडिटी बहुत कम होगी, तो यहाँ पे जो आपका कपड़ा है वो कपड़ा से वाटर बहुत जल्दी इवापोरेट करेगा, और क्योंकि कपड़ा से वाटर बहुत जल्दी इवापोरेट करेगा तो वो सरफेस को ठंडा करेगा, और ठंडा करेगा तो इसके बीच के टेम्परेचर डिफरेंस जो हैगा होगा वो कम आएगा। इसके वजह से आप देखोगे कि ये आपको बता देगा कि अगर इसमें टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम आया, यानी कि ह्यूमिडिटी का लेवल क्या है, बहुत कम है। लेकिन अगर एयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी, एयर में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होने पे क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर फॉल होना चाहिए, तो टेम्परेचर फॉल उतना बेहतर नहीं होगा। अब क्योंकि टेम्परेचर उतना गिरा नहीं, तो इसके वजह से इनके बीच में आप देखोगे कि रीडिंग में क्या हो गई, डिफरेंस क्रिएट हो गए, और उसके बेसिस पे आप बता दोगे कि ह्यूमिडिटी इस तरीके से वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो वेट एंड, ये इसलिए बता दिया क्योंकि कुछ कुछ चीजें जो है जो हमारे सिलेबस से ज्यादातर लिंक हो जाएगी, उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। बाकी तो चलो उसको अपने को करते ही चलना है। हाँ जी, डेंसिटी ऑफ मिल्क, डेंसिटी ऑफ मिल्क तो इजी है। दिस इज अ स्पेसिफिक टाइप जो कि आप डेंसिटी ही मेजर करता है आपको मिल्क का, बट डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें जो उसके सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो किस बेसिस पे है, तो उसको आप लैक्टोमीटर के बेसिस पे मेजर किया जाता है। तो अच्छा, इसमें एक बैक्टीरिया जो होता है, रुको अभी मैं पूछूंगा, अरे बाबा मुझे पूछने तो दो थोड़ा सा, ठीक है, मैं अभी पूछता ना। हाँ जी, याद था, अच्छा चलो अभी कुछ दूसरा पूछूंगा मैं, कॉमन वाला। डेंसिटी सब चेक किया जाता है, जैसे कि कहीं भी खुद से आता है ना, हाँ कलेक्ट हो गया, हाँ, कोई भी हम्म, का टेस्टिंग किया है, डेंसिटी सही है, उसी हिसाब से रेट लगता है। थ्रेशोल्ड मेंटेन करना पड़ता है, तो थ्रेशोल्ड से कम रहता है तो एक्सेप्ट नहीं किया जाता वही तो आप जैसे गांव में इसको कहा था फैट मीटर, ठीक है, कि हमारा दूध का फैट इतना उठा है, तो वो क्या करते हैं, अभी अभी मैं देखी बहुत इनकी चालाकी, ये अच्छा काम करते हैं ये। वहां पे जो कलेक्शन गांव वगैरह में, तो क्या पूरे गांव का एक जगह कलेक्ट होगा एंड देन इट विल गो टू जहाँ पे भी उनका ही है, ठीक है। तो वो क्या हाँ, है, उसका फर्दर क्लासिफिकेशन अंदर इनसाइड होता है। वो होता है, वो क्या करता है, देखो मैंने देखा है क्या कि जैसे बहुत से लोग यहाँ पे अपना दूध देने आते हैं और बहुत से लोग खरीदने भी आते हैं, आजकल आज के डेट में हो गया। वो क्या करेगा, देखेगा अच्छा जिसका फैट अच्छा आ रहा है, मतलब जिसका लेवल अच्छा 50 45 50% वहां को पार कर रहा है, उसको वो अपना दे देंगे कि भाई इसको आगे भेजने का, क्योंकि इस पे पैसा अच्छा मिलेगा, ठीक है। और बाकी जिसका फैट मीटर कम, यानी जिसमें लैक्टोज कंटेंट, आपको फैट कंटेंट कम मिल रहा है, उसको ये साइड में रखवाते जाएंगे। और बाकी जो लोग आ गए आप उनको ये, तो भाई ये लेके जाओ, मैंने बोला नहीं उसमें से दो, बोलता नहीं भैया वो तो बेचने के लिए, वो देने के लिए, मतलब उसी में से चाहिए मुझे। उधर जाएगा तो उसका ज्यादा मिलेगा ना, ये वाला भेज देगा कम फैट कंटेंट वाला मिलेगा, तो उसको भी पैसा कम मिलेगा। तो ये छोटे छोटे लेवल की जो है ना आपको चालाकियां चलती हैं, जहाँ पे अब लोगों को पता भी नहीं चल रहा है ऐसे। हुँ? किसी भी बिजनेस में, हाँ कैटेगराइजेशन कर हाँ हाँ, फैट्स के बेसिस पे उसका कैटेगराइजेशन। नहीं नहीं वो तो ठीक है, मैं ये मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, मेरा सिंपल से कहने का मतलब ये है, अब जब आप खरीदने जाओगे ना, तो आप कोई भी दूध खरीदो वो मिलना आपको 50 रुपीज ही है या 60 रुपीज है।
वो तो जब आप सुधा से खरीदोगे तब ना, वहां पे खरीदने जाओगे वो बोलेंगे भाई 50 रुपए और यही दूध मिलेगा। हाँ जी, तो अब देखो नहीं नहीं, काऊ में भी तो है ना डिफरेंस आएगा। तो काऊ वाले में भी आपका फैट कंटेंट का डिफरेंस आएगा, बुफेलो वाले में भी आएगा। कितने काउज आपको, बहुत सारी ऐसी काउज होती है जिनका आपका फैट मीटर जो है वो टच करेगा, इवन लाइक कि वो बुफेलो के आसपास जाने लगता है, नॉट टच नहीं करता बट हाँ उसके आसपास पहुंचने लगता है। तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड, लोग कहते हैं भाई मुझे वो वाला दूध, ये तो नहीं दूंगा तुम्हें। तो ये कहानी गाँवों में खूब चलती है आज की डेट में। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर अबव 1500 डिग्री सेल्सियस? पायरोमीटर, श्योर। सो क्लिनिकल थर्मोमीटर, नॉर्मल आप बॉडी वगैरह 100 डिग्री सेल्सियस तक भी मुश्किल है। जो आपका थर्मो इलेक्ट्रिक कपल थर्मोमीटर है, दिस इज ऑल्सो यूज्ड, ठीक है, इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होता है, बट ये आपको 1500 के अबव काम नहीं कर पाएगा। मैक्सिमम इसमें जो चीजें होती है वो मेल्ट होने लगती हैं। तो यहाँ पे आपको यूज किया जाता है दैट इज द पायरोमीटर। और ये जो पायरोमीटर है ये बेसिकली रेडिएशन लेवल को चेक करता है, जो आपका रेडिएशन आ रहा है उसका। हाँ जी, नॉट ओनली सूर्य का, कोई भी रेडिएशन है, मान लो कोई भी बॉडी हीट हो रही है ना, तो हीट होगी तो रेडिएशन तो निकलेगा उसमें से, ठीक है। तो टेम्परेचर को मेजर करने का, या तो आप डायरेक्टली उसके सरफेस पे हॉटनेस को फील करो, या कि जब आपका बॉडी रेडिएट कर रही है, तो जैसे बॉडी गर्म होगी तो वो कुछ ना कुछ वेव्स को रेडिएट करेगी। देखो इसमें एक लॉ है, कौन सा लॉ बोलते हैं इसको, जिसमें ये बताता है कि कोई भी, हालांकि ब्लैक बॉडी के लिए उसने स्पेसिफिकली बताया है, हाँ, कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन की कोई भी, हाँ जी, आइडियल कंडीशन ऑब्वियसली, कि कोई भी, जब अगर आपकी ब्लैक बॉडी होगी, वो अगर हीट को जितना ब्लैक होगी उसका जो रेडिएशन लेवल भी होगा वो उतना हाई होगा। आई थिंक इसको कौन सा लॉ कहते हैं, प्लैंक्स लॉ, दिस इज द मैक्स प्लैंक्स लॉ। हाँ जी, कौन? नहीं, प्लैंक्स लॉ ने सिंपली ये क्या कहा कि भाई जितना ज्यादा वो हॉट होगा उतना ही उसके रेडिएशन के लेवल, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वेवलेंथ की, वो बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी। बेसिक प्रिंसिपल वही है काम करने का। ई, हाँ जी, ई जो है इसमें आई थिंक HF है शायद, कुछ ऐसा ही है, H न्यू है, तो फ्रीक्वेंसी तो न्यू ही हो गया ना, ठीक है। तो एनर्जी दैट इज द प्लैंक कांस्टेंट ऑन वो, तो उस तरीके से कि भाई उसकी एनर्जी लेवल जितनी ज्यादा होगी उसका फ्रीक्वेंसी जो है उस तरीके से चेंज होगा। तो बेसिकली वही काम जो है आपको पायरोमीटर में भी किया जाता है, कि कोई भी बॉडी गर्म है तो कितनी गर्म है उसके बेसिस पे उसमें से जो वेव्स निकलेंगे, जो रेडिएशन निकलेगा वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल के निकलेंगे। तो उससे आप क्या कर सकते हो, उससे रिलेट कर लोगे डायरेक्टली, तो आपको उसके टेम्परेचर को, तो दैट्स द बेसिक वर्किंग ऑफ पायरोमीटर। जो प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर होते हैं ये भी आपको यूज होते हैं, बट दीज आर मोर ऑफ अ काइंड ऑफ, आप कह सकते हो प्लेटिनम नहीं लिखा, प्लेटिनम एक्चुअली। इसमें जो है आपको आप कह सकते हो एक्यूरेसी मेजरमेंट करने के लिए, यानी कि टेम्परेचर के डिफरेंसेस में अगर एक्यूरेसी आपको चाहिए बहुत ही, तो वहां पे आप इस तरीके के थर्मोमीटर्स का यूज करते हो, ठीक है। या आप कह सकते हो सिंक्रोनाइज वगैरह करने के लिए कि मेरा थर्मोमीटर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए इसको आपको यूज किया जाता है, प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर। तो ये 3-4 थर्मोमीटर्स आपके लिए। इसके बाद तो इजी क्वेश्चन, व्हाट इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर की हमने बात कर ली, एयर प्रेशर। हाँ, पायरोमीटर अभी बात करी, हाई टेम्परेचर। एनेमोमीटर, एनेमोमीटर देखा है? हाँ, तो डिपेंडिंग अपॉन की विंड का स्पीड कितना चला, एक्चुअली यहाँ पे ना फोर्स, चलो फोर्स मेजर ही कर लेंगे, अगर स्पीड मेजर कर लेंगे तो फोर्स मेजर ही कर लेंगे। हाँ, विंड का डायरेक्शन चलेगा, और दूसरा क्या है कि उसकी स्पीड कितनी है, नहीं, क्योंकि अब स्पीड मेजर करने के लिए वो मुर्गा वाला काम नहीं करता है, वो जो मुर्गा वाला देखते हैं ना, डायरेक्शन पता चल जाएगा। नहीं, इसमें जो है ना, इसमें एक स्पीड वगैरह के लिए आता था, उसमें ऐसा रहेगा कुछ डिजाइन, ऐसे एक प्लेट रहेगा और इसमें ऐसे ना छोटे छोटे कप्स लगाए हुए रहेंगे, वो ऐसे प्लेट होगा और उस पर कप होंगे चारों तरफ, ठीक है, हल्का, ताकि वो एयर के प्रेशर से मूव कर सके। तो डिपेंडिंग अपॉन कि ये कितने स्पीड से मूव कर रहा है उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर लोगे कि विंड का स्पीड क्या होगा, क्योंकि सिंपल मुर्गा वाला तो अगर एरो वाला आपने ले लिया तो वो तो केवल डायरेक्शन बता पाएगा,
ठीक है, लेकिन इसमें भी आपको आता था, उसमें स्पेसिफिकली कप वाले कि वो आपको स्पीड बताते थे। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप कि उसके घूमने की स्पीड क्या है, उसके बेसिस पे आप विंड का स्पीड निकाल लोगे, और विंड का स्पीड निकाल दिया तो ऑब्वियसली फोर्स तो आप फिर उसके कैलकुलेट कर ही लोगे। चलो आसान आसान सवाल है। हो गई चर्चा इसकी, एमीटर ही है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, हाँ जी, ऑडियो फोन या ऑडियो मीटर। हम्म, device used to measure humidity in air. इसका ऑप्शन में हमारे हाइग्रो होगा, हाइग्रो हाइग्रो हाइग्रो, हाइग्रो होगा। HYG। हाइग्रो मतलब कि जल का घनत्व हो जाना। इसमें दोनों है, हाइग्रोमीटर साइक्रोमीटर दोनों है। ठीक है, तो साइक्रोमीटर इज ए टाइप ऑफ हाइड्रोमीटर। रिलेटिव नहीं पूछा ना इसने, तो सिंपली आप हाइग्रोमीटर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, चलो ये अच्छा, कौन सा पूछा हमने क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये जो है आपका, दिस इज द ऑडियोमीटर। तो सिंपल सी कहानी है। 19 में आप आ जाओगे, हाइग्रोमीटर, नथिंग इसमें कोई वैसा है नहीं। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, सिंपल। ठीक है, एक ही क्वेश्चन घूम के दूसरे तरीके से आ गया ये। फैथोमीटर, हाँ, फैदोमीटर, फैदोमीटर, फैदो फैदम होता है, फैदम से फैदोमीटर लेके आएंगे। ठीक है, तो फैदम आप निकालते हो उसमें। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी यूज होता है वो सोनार टेक्नोलॉजी ही यूज होता है। ठीक है, बट उसको अब स्पेसिफिकली एक नाम दे दिया गया कि केवल गहराई के लिए यूज हो रहा है, तो आप फैदोमीटर। तो अब दोनों की क्वालिटी अलग हो जाएगी, दोनों मशीन की। अब जो आपका मान लो सोनार के बेसिस पे कि नीचे में क्या है उसको मेजर कर, तो वो काफी एक्यूरेट होना चाहिए आपको, तभी तो एकदम माइनर डिफरेंसेस को भी पकड़ेगा, और उसके बेसिस पे आप बना पाओगे ऊपर में कि फिगर कैसा बन रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सिंपल डिवाइस भी होगा, वो कुछ भी आपको कोई जरूरत नहीं है। हाँ, उसमें पता लगाना है कि नीचे क्या है, उसका उसका कैरेक्टर कैसा है। तो सोनार वाले में यू नीड मोर एक्यूरेसी। यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्यूरेसी भी, जो कान लगा के भी सुन लोगे तो काम हो जाएगा। अगर आपका आपका काम इतना 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 रिस्पॉन्सिव अगर आपका काम है, तो जो है आपका काम यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसमें कोई चिंता नहीं है। अच्छा, एक मिनट, नीचे वाले में क्वेश्चन नंबर 19 को हमने ध्यान से नहीं देखा। हाँ, नहीं, मैंने एक दो इसमें ऊपर, तीसरा मैंने पढ़ा नहीं था। तो देखो, हाइग्रोमीटर, ये तो ऑब्वियसली हमने चर्चा की, सिंपली ह्यूमिडिटी को मेजर कर लेगा। जो साइक्रोमीटर है, दिस इज अगेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ हाइग्रोमीटर है। थर्मो हाइग्रोग्राफ, अगेन हाइग्रो आ रहा है ना, दिस इज अगेन ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए ये आपका होता है। इसमें थोड़ा टेबल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस, तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां देखो हो जाती हैं, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखें जरूर। हाँ जी, apparatus used to measure the intensity of light। तो अगर आपको आंसर नहीं भी पता है, तो आप एलिमिनेशन से इसको पिक कर लेंगे, क्योंकि एनेमोमीटर की बात कर ली, कैलोरीमीटर ऑब्वियसली हीट से रिलेटेड कुछ ना कुछ आ रहा है। ठीक है, ऑल्टीमीटर हाइट की बात आएगी, और लक्स मीटर जो ये एक्चुअली फ्लक्स से आया ये टर्म। ठीक है, तो फ्लक्स के बेसिस पे ये लक्स मीटर। और क्यों उन्होंने फ्लक्स मीटर क्यों नहीं लिखा, आई डोंट नो, बट लक्स मीटर लिखा। तो ठीक है, ये आपका जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यहीं से चुराया है क्या लक्स वालों ने? नहीं नहीं, लक्स लक्स जो साबुन आता है। ठीक है, सुंदरता की पहचान। ठीक है, लाइट लाइट कितनी चमकेगी आपके चेहरे की।
हो सकता है। पायर हेलियोमीटर, तो हेलियो का देखो, पायर का मतलब हो गया टेम्परेचर या हीट की बात होती है, ठीक है, हीट बेसिकली होता है। और हेलियो की जहां पे भी बात आती है वहां पे सन की बात होती है, ठीक है। हेलियोसेंट्रिक कहते हैं ना, हेलियोसेंट्रिक थियरी दी जाती है। तो हेलियो इट मीन सन, तो पायर हेलियो मतलब कि सन से आने वाला एनर्जी जो है वो कितना है, तो उस बेसिस पे आप बता दोगे कि सोलर रेडिएशन जो है ये कितना है। तो इसमें बेसिकली आपका कि पर एरिया, पर केजी मीटर, सॉरी पर एरिया जो है पर सेकंड कितना वॉट जो सोलर रेडिएशन आ रही है। तो कुछ नहीं, ये सिंपली सिलिकॉन बेस्ड डिवाइसेस होती है, ठीक है, इनकी एक्यूरेसी काफी हाई होती है। और यहाँ से आपको करंट मिलेगा, पास किया तो मान लो कि रेडिएशन आपको जहां पे भी नापना है सोलर रेडिएशन आप लेकर के जाओ, ये कितना इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है पर आवर में या पर मिनट में, आप उसके बेसिस पे निकाल लोगे कितना एनर्जी मेरे पास रिसीव हो रहा है। तो दीज आर नोन एज द पाइप हेलियोमीटर। चलो इसके अलावा रिक्टर स्केल हो ही गया, एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स हो गया, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इंटेंसिटी, इसको क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाया जा सकता था, ठीक है, एम्पलीट्यूड के अलावा और कुछ चीजें डाल दी जाती तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता। नहीं नहीं, सिस्मिक वेव्स ही डालते, एम्पलीट्यूड नहीं डालते, एम्पलीट्यूड के अलावा और भी चीजें लेके आते वहां पे, बाकी सिस्मिक वेव्स ही रहता। हाँ, जैसे कि आप कह सकते हो कि आप यू कैन यूज द वेवलेंथ। हाँ जी, नॉट होता तो फिर आपको वेव के बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये एक फंक्शन से आप बाकी फंक्शन कौन कौन से कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो मैं नहीं कह रहा, अब मैं सिंपली मैंने क्या कहा कि आप यहाँ पे ना ये टर्म जो है सिस्मिक वेव्स ही रखते, ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड नहीं लिखते, वेलोसिटी ऑफ सिस्मिक वेव्स लिखते। बात समझ में आ रही है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट ना कह के इंटेंसिटी ऑफ सिस्मिक वेव्स कह देते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड है तो यहाँ पे मैं कुछ और लेके आता, तब क्वेश्चन टफ हो जाता। नहीं नहीं नहीं, एम्पलीट्यूड की जगह पे तो फिर तो आसान ही रहेगी ना, सिस्मिक वेव हर जगह रहेगा, बट इसमें यहाँ पे लाइट और साउंड हटा के वहां पे वो वेव के टर्म्स में दे देता मैं, जैसे वेव मान लो तो वेव्स में कुछ और नहीं तो कुछ चीजें तो है ना, यहाँ पे एम्पलीट्यूड तो है ना, वेव लेंथ तो है ना, फ्रीक्वेंसी तो है ना इसकी, ठीक है, ये चीज है ना, तो एक में डाल दिया तीनों चारों अलग अलग कर करके और नीचे में ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ दीज नन ऑफ दीज, ठीक है। तो फिर आपको अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए, वेव्स में भी आपको वो क्वेश्चन काफी अच्छा हो जाएगा। रीजन ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए अगर मुझे एम्पलीट्यूड गिवन है तो मैं क्या क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर किसी वेव्स का मेरे पास एम्पलीट्यूड है तो क्या मैं फ्रीक्वेंसी एंड उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। नहीं, फॉर्मूला नहीं भी पता हो तो सिंपली पता हो कि हाँ ऐसा ऐसा कैलकुलेशन हो सकता है, तो फिर ये दिक्कत है, ये बात है। लेकिन ध्यान रखें, अगर केवल केवल एम्पलीट्यूड पता है आपको, यू कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सेम वेवलेंथ एंड सेम फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई किया जा सकता है, सिंपल सी बात है ना। नहीं भी पता है, साउंड एम्पलीफायर यूज होता था पहले के जमाने में, ठीक है, तो उदित नारायण की आवाज ही सुनाई जाएगी थोड़ी तेज आवाज में, ऐसा थोड़ी था कि साउंड बढ़ाते थे तो उदित नारायण की आवाज जो हिमेश रेशमिया में बदल जाएगी, ठीक है। तो उसका बेसिक क्या देखो, तो उसका टिम्बर सेम रह जाएगा, उसका जो है आपका बाकी फ्रीक्वेंसी वगैरह सेम रह जाएगी, ओनली थिंग कि उसकी आपने एनर्जी को बढ़ा दिया, एनर्जी लेवल को बढ़ा दिया, दैट इज द एम्पलीट्यूड के लेवल। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, एनर्जी जो है ये क्या होता है, न्यू लैम्डा है। हाँ जी, एनर्जी इंक्रीज करेगा सर तो फिर उसका वेवलेंथ रुको रुको, नहीं नहीं सुनो, मैंने क्या बोला, एनर्जी जो है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा निकालते हो कि स्पीड का होता है, ये स्पीड का है ना, वेलोसिटी के बेसिस पर आप एनर्जी निकाल सकते हो, वेलोसिटी जो होती है लाइट की या साउंड की न्यू इंटू लैम्डा होती है। यहाँ पे जो साउंड्स में एम्पलीफिकेशन किया जाता है ना, वो आपको साउंड में क्या होगा कि ये सेम वेवलेंथ है, जस्ट इसका एम्पलीट्यूड यू विल इंक्रीज, दिस द थिंग। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आपको इट विल नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी, नॉट, अब मैंने बताओ ना, मैंने दो वेव बनाए, दो वेव है, दोनों अलग अलग वेव है, दिस इज वेव ए, दिस इज वेव बी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, हाँ।
अरे मैं दिखा रहा हूँ सामने फोटो में, इसी को तो वेवलेंथ बोलोगे ना, तो दोनों वेवलेंथ है ना। कंपैरिजन कर रहे हैं छोटे वाले का बड़े, हाँ जी, ऑब्वियस बात है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कम, तो लंबा है इसका वेवलेंथ, तो बड़ा वेवलेंथ है उसका फ्रीक्वेंसी कम। इन दोनों का वेवलेंथ सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। हाँ जी, ओनली थिंग इज इनका एनर्जी लेवल अलग है। छोटा बड़ा का कंपैरिजन। हाँ जी, इस ए है ये छोटा वाला, ठीक है, और ये है बी बड़ा वाला। ये वेव दिख रहा है, ये दूसरा वेव है सेकंड को, ये जो है ये ए है। वेवलेंथ सेम दिख रहा है तुम्हें, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी ना, स्पीड जब सेम है तो फ्रीक्वेंसी, ये तो डिफरेंस क्या है इनके बीच में, द ओनली डिफरेंस इज देयर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड चेंज किया जा सकता है विदाउट चेंजिंग द आपको फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। मैंने आपको एग्जांपल जो दिया ना उदित नारायण वाला, यही कहानी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, उसकी वेवलेंथ भी सेम है, तो ओनली थिंग चेंज इज इट्स लाउडनेस, एम्पलीट्यूड आपको लाउडनेस को देके जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अब इसलिए वो क्वेश्चन जो है वो काफी टफ क्वेश्चन हो जाएगा अगर उस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया जाए। देखो सिंपल सी बात है, देखो मेरा ये माना क्वेश्चन टफ नहीं होते कभी भी, उसके ऑप्शंस टफ होते हैं, ऑप्शंस टफ या इजी होते हैं किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में। क्वेश्चन आप उसको अब देते ना यहाँ पे पायरी हेलियोमीटर करके, तो चलो उसमें तो अगर आपको पता है पायर एंड हेलियो तो फैक्चुअल है, बट ऐसे नॉर्मल कंडीशंस में क्वेश्चन जो है वो सेम रहेगा, आपको ऑप्शन बदल दो क्वेश्चन जो है वो टफ हो जाए, इजी हो जाएगा। अच्छा चलो एक एनर्जी ये की बात ही करी, क्योंकि आज हमने चर्चा करी है अभी थोड़ी देर पहले सोनार की। तो सोनार में वी टोल्ड कि हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। नहीं, अल्ट्रासोनिक वेव से क्यों? हाँ जी, नॉर्मल ऑडिबल साउंड का क्यों नहीं यूज किया? तो हम भी जोर से चिल्लाते, सिंपल सी बात है, ठीक है। सोनार में आप अल्ट्रासोनिक इसलिए यूज करोगे कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो एनर्जी होती है वो काफी हाई लेवल तक है, तो उसकी डेप्थ जो है वो ज्यादा मेजर करेगा वो। दूसरी चीज क्या है कि इसका वेवलेंथ क्या होगा, ऑडिबल साउंड से जो हम या बोल सकते हैं उससे इसका वेवलेंथ जो होगा वो हाइयर होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो वेवलेंथ इसका सॉरी वेवलेंथ हायर नहीं होगा, इसके वेवलेंथ छोटा होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। वेवलेंथ जो है इसका छोटा होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, हायर होगी। अब अगर ऐसा केस होगा तो फिर क्या होगा आपका कि इसके इंटरफेरेंस करने के चांसेस जो है बाकी चीजों से कम होंगे। तीसरी चीज, ह्यूमन वॉइस के साथ इंटरफेयर नहीं कर पाएगी, ये चीज दूर तक जा सकती है। इसीलिए हम जो है सोनार में अल्ट्रासाउंड, तो कभी भी आपको लाइट में देखो, कभी भी लाइट में पूछे यहाँ पे हम इंफ्रारेड यूज करेंगे, विजिबल यूज करेंगे, अल्ट्रावायलेट यूज करेंगे, या साउंड में इंफ्रासोनिक यूज करेंगे, आपको नॉर्मल ऑडिबल रेंज का यूज करोगे या कि अल्ट्रासोनिक में यूज करोगे। सिंपल सा उसका पैरामीटर आपको कितनी दूर तक भेजना है और कितनी एक्यूरेसी चाहिए। अगर आपको दूर तक भेज रहा है, एक्यूरेसी हाई चाहिए, तो देन यू नीड इन द केस ऑफ अल्ट्रा रेंज, क्योंकि अल्ट्रा रेंज में एनर्जी लेवल ज्यादा होगा उसका, साथ ही साथ उसके वेवलेंथ कम होंगे, तो एक्यूरेसी आपको पिन पॉइंटेड मिलेगी। जबकि आपको अगर चाहिए कि बस मेरा काम चल जाए, तो जैसे कि बात करी ना हमने फाइलोमीटर में कि कितना डेप्थ तक, तो वहां पे आप अगर केवल चाहो तो इवन ऑडिबल रेंज के साउंड के साथ भी आप काम चला सकते हो, क्योंकि आपको एक्यूरेसी वहां पे नहीं चाहिए, आपको बस डेप्थ मेजर करने का है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपको कहानी चलेगी, तो ये पैटर्न आप ध्यान रखेंगे थ्रू आउट, ये फिजिक्स में आपको बाकी क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं हेल्प कर देगा। thermometer which is used to measure 2000 degree Celsius temperature, ठीक है। तो सेम है वो, उसने नाम बदल के दे दिया बस, नाम भी क्या, पाइथोमीटर तो था ही ना वहां पर, वो टोटल रेडिएशन कर दिया, तो वहां पे आप रेडिएशन को बेसिकली मेजर कर रहे हो। बाकी गैस थर्मोमीटर, मरकरी थर्मोमीटर, स्टीम प्रेस थर्मोमीटर हैं तो ये सारे, बट ये उतने हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करेंगे। मरकरी 2000 डिग्री सेल्सियस इसलिए दे दिया कि 2000 डिग्री सेल्सियस में मरकरी जो है मेल्ट करना स्टार्ट कर देती है, मेल्ट नहीं मतलब वो ये होना स्टार्ट हो जाएगा, वो डिसोसिएट होकर उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में तो होता ही है वो। तो मरकरी थर्मोमीटर वहां पे 2000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर को मेजर नहीं कर पाएगी, गैस वगैरह तो ऑब्वियसली। फिर से वही क्वेश्चन है वो, एक ही क्वेश्चन बार बार क्यों आ रहा है भाई? अपैरेटस, ये तो अगर इसका आंसर कोई ना करे तो फिर जान लो कि
क्योंकि मूवीज देखने वाले तो खास करके कि भाई पॉलीग्राफ टेस्ट कराएंगे, पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को एनालिसिस कराएंगे, पॉलीग्राफ टेस्ट कराएंगे। ठीक है, तो पॉलीग्राफ, अच्छा नार्को में एंड पॉलीग्राफ में क्या फर्क है? इसमें तो नार्को एनालिसिस में एंड पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या फर्क है? इतना मतलब ड्रग छोड़ देता है उसका टेस्ट होता है, इतना शरीर में इसमें पता लगा वो सिग्नल बनने लगता है कि झूठ बोला कि गलत हो गया। हाँ, और नार्को एनालिसिस जब करते हैं तो इसमें तो शरीर में जो ड्रग्स डाल के बताया जा रहा है मतलब ये अच्छी बोल नहीं, आप आसपास हो, एग्जैक्टली नहीं बता रहे हो। नार्को एनालिसिस में क्या कहता है कि आपको एक ड्रग इंजेक्ट किया जाएगा ताकि आप फुल्ली कॉन्शियस लेवल में ना रहो। तो अगर मुझे झूठ बोलना होगा, आई नीड टू बी कॉन्शियस ना। हाँ, वो काम नहीं करेगा ऑब्वियसली, आपका कॉन्शियस, आपके कॉन्शियसनेस को कम कर दिया गया है। तो वहां पे वो एनालाइज नहीं कर रहा है, जब उससे कुछ पूछा जा रहा है तो वो केवल और केवल दिमाग के मेमोरी में से ट्रेस करके बता रहा है। ठीक है, वो नहीं, दिमाग के मेमोरी में जो स्टोर है ना, वो बात निकल के आ रही है। उसको वो ये नहीं समझ रहा है कि मुझे मैनिपुलेट में इसको कैसे करूं, तो दैट इज द नार्को एनालिसिस। ठीक है, और जब आप पॉलीग्राफ टेस्ट की बात करते हो तो ये केवल और केवल सच एंड झूठ के बेसिस पे, तो इसमें वही इंसेफेलोग्राम का भी यूज होता है, जनरली आपके बॉडीज वगैरह का भी यूज होता है। और इसमें जो है बेसिकली ये मेजर किया था कि जब आप सच बोलते हो, जब आप झूठ बोलते हो, दोनों कंडीशन में आपकी हार्ट बीट या आपके जो न्यूरल नेटवर्क हैं, इनके काम करने का तरीका, इसमें बदलाव आता है। तो ये उसको पढ़ने का प्रयास करता है पॉलीग्राफ टेस्ट जो है। ठीक है, पायरोमीटर ये तो होगा नहीं। सो डिटेक्टिंग लाइट जो है, ये पॉलीग्राफ टेस्ट सिंपल सी कहानी है। अच्छा, हाँ जी, लाइट डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट। अच्छा, किसके लिए अपने को कानून की यहाँ पे पेशेंट की मर्जी की जरूरत होती है किस टेस्ट में? पॉलीग्राफ में कि नार्को में? नार्को एनालिसिस में। ठीक है, नार्को एनालिसिस में यू नीड द पेशेंट, जो नॉट पेशेंट, उसको तो पेशेंट क्या बोलेंगे, जो क्रिमिनल है या जिसपे भी एलिगेशन लगे हुए हैं। ठीक है, तो जिसमें मुकदमा दर्ज है, तो उसकी आपको परमिशन की जरूरत। पॉलीग्राफ टेस्ट आप ऐसे भी करा सकते हो। ठीक है, पुलिस को डाउट हुआ। और अच्छा, पॉलीग्राफ को चीट किया जा सकता है कि नहीं? पोटेंशियल है इसको चीट करने का, ऑब्वियसली कुछ लोग इसको। हाँ जी, देख लेता है कॉन्शियस है कि नहीं, कॉन्शियस स्टेज पे हाँ जी, जो नहीं, कई लोग जो है ना, बोलते हैं ना, इमरान हाशमी एक बार बोला, मैं आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलता हूँ। ठीक है, तो जिसको झूठ बोलने की बहुत आदत हो, ठीक है, जो जिसको झूठ बोलने में ना उसको फर्क ही नहीं पड़े, यानी कि उसके ना तो उसके ब्रेन एक्टिविटी में कोई चेंज हो रहा है और ना तो उसके हार्ट में, मतलब वो इतना हैबिचुअल हो चुका है उस चीज से, इतना हैबिचुअल हो चुका है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देन इन दैट केस ना यू विल फाइंड कि आपका पॉलीग्राफ टेस्ट जो है ये काम नहीं कर रहा है। या कई लोग इसको ट्रेन भी करते हैं। क्यों? अब मान लो कि आपको जैसे कोई सवाल पहली बार या दूसरी बार या तीसरी बार आपसे पूछा जाए तो आप उसका झूठ जवाब दोगे तो आपको एक्टिविटी ज्यादा होगी ब्रेन में या आपके हार्ट में। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया कि नहीं मुझे यही बोलना है, एक झूठ को इतनी बार बोलोगे सच हो जाए, तो दिमाग आपका मान ले कि यही सच है, आपका हार्ट मान ले यही सच है, तो उसके बेसिस पे भी ट्रेन किया जा सकता है। तो मान लो कुछ वैसे लोग होते हैं ना जिसमें पुलिस क्या क्या क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है, आप अगर इसका अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है, तो वो अगर इसकी प्रैक्टिस करे तो इट कैन बी डन। ठीक है, अब बाकी इसके आगे की कहानी के लिए स्पेशल फील लूंगा मैं। तो ये पॉलीग्राफ टेस्ट आपकी कहानी काम करेगी। चलो, अच्छा, एक मूवी है इस पे देखना। हाँ, इस पे बहुत सारी मूवीज हैं। कोई फेमस एक मूवी मैंने देखी थी, बहुत पहले देखी थी एक्चुअली। हाँ जी, दृश्यम मूवी में, ऑब्वियसली दृश्यम मूवी में वो आपको मूवी दिखेगा। इसमें एक मुझे बहुत पहले एक मूवी आई थी, दृश्यम तो है ही, एक मूवी आई थी राइट या रॉन्ग। ठीक है, इरफान खान की मूवी थी ये, एंड कोई और था इसमें एक्टर, लीड एक्टर कोई और था, लीड एक्टर कोई और था इसमें एक्चुअली। तो उसमें ये काफी अच्छी अच्छी मूवी मुझे लगी। पॉलीग्राफ टेस्ट को वो लास्ट में चीट कर देता है एंड देन उसके दोस्त को भरोसा कि नहीं अब तो मैं भी मतलब कर सकता था, बट ही वाज ट्रेन्ड टू डू दैट। ठीक है, उसको वो काम वो कर सकता था, तो ये चीज। चलो, पॉलीग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर इज नोन एज पायरोमीटर? रेडिएशन थर्मोमीटर जो है वही, ये इतना बार आपको आ गया कि अब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ब्यूफोर्ट स्केल, हाइड्रोलिक प्रेशर, नो।
ये विंड वेलोसिटी के लिए यूज होता था। ठीक है, ब्यूफोर्ड स्केल बनाया गया था, जो शिप वगैरह पे लोग जाते थे ना, तो उनको अब इंस्ट्रूमेंट वगैरह उस समय उतने डेवलप नहीं है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्लाउडीनेस देखें, वेव्स का कि उसकी हाइट कितनी बढ़ रही है, पेड़ कितने झुके हुए हैं कितने डिग्री से, उस बेसिस पे वो विंड वेलोसिटी का पता लगाते थे। ठीक है, अब नहीं यूज होता है, अब तो इतने अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, कौन ब्यूफोर्ड स्केल का यूज करेगा। Which of the following instruments is used for locating submerged objects in an ocean? इजी है, सोनार। ठीक है, तो द गाजी अटैक, देखी थी मूवी द गाजी अटैक? ठीक है, हाँ जी, अच्छा रिलीज डे पे, अच्छा ये भी एक ये होता है ना रिलीज डे पे जाके देखना। नहीं नहीं, मतलब ऐसा ऐसा होता है क्या, जैसे कुछ लोगों में ये होता है, एग्जैक्टली ये चीज होता है कि नहीं नहीं कि मूवी रिलीज हुई, आई नीड कि मुझे फर्स्ट डे देखने का है, सबसे पहले देखने का है। जैसे एक भी होता है तो सिनेमा हॉल प्रिंट आता है ना, इसलिए नहीं नहीं, मजा की बात नहीं कर रहा, मतलब किसी किसी को ये होता है ना कि मुझे फर्स्ट डे देखने का, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, या कम से कम मतलब वो उनको अगर उनकी मूवी मिस हो गई तो दे विल बी लाइक, मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, मुझे याद है, उसको कॉलेज जाना नहीं होता था। ठीक है, ही इज लाइक कि वो गया, उसका अटेंडेंस हुआ एंड वो किसी तरीके से निकलेगा, या आने के बाद भी ना उसको कोई बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता था। ही विल बी लाइक ही विल जस्ट वॉच मूवीज, जस्ट वॉच मूवीज। और वो उसने 4 साल में इतनी मूवीज देखी, इतनी मूवीज देखी कि उसके लिए मूवीज खत्म सी हो गई थी। भाई कितना देखोगे? हाँ जी, नहीं नहीं, आपको उस समय वेब सीरीज भी इतने ज्यादा नहीं आते थे ना, मान लो उतने ये नहीं मिलते थे। वो लास्ट में उसने पता है क्या किया, ही स्टार्टेड वाचिंग, वो मराठी मूवी देख रहा है, बंगाली मूवी देख रहा है, तो आता है जो आगे वही देख। एंड ही, मैंने उसको एक बार पूछा भी, अच्छा, कोई भी हो नहीं नहीं, आई आस्क्ड हिम कि इवन ये बताओ, तुम मराठी मूवी देख रहे हो, तुमको समझ में क्या आ रहा है? बोलता है मूवी देखने के लिए लैंग्वेज समझना थोड़ी जरूरी है। ठीक है, नहीं नहीं, इवन सबटाइटल नहीं भी है तो हाँ, कि आप इमोशंस को पढ़ रहे हो, आप कैरेक्टर के हाव भाव को, तो उसने बोला भी ये बात। देखो कभी कई बार ना लोग अपने आप को जस्टिफाई करने में काफी अच्छी लाइंस बोल देते हैं। बोलता है कि अगर तुम एक मूवी देखो और उस मूवी की भाषा ना समझ में आए, फिर भी अगर एक्टर वही है जिसने तुम्हें एक्टिंग स्किल से अपनी मूवी समझा दी, तो देन यू कैन से कि ही इज द एक्टर, रियल एक्टर, जिसकी बिना बात सुने, बिना कुछ समझे, एंड यू अंडरस्टैंड की कहानी क्या चल रही है। एंड ये चीज मुझे बाद में रियलाइज हुई। हाँ जी, हाँ, बिना आवाज वाले आवाज आप मूवी जाते थे जिसमें साउंड नहीं होते थे, तो ऑब्वियसली अब ठीक है, कितना सही कितना गलत, बट ये भी लोग कैसे कैसे कभी कई कई सिचुएशन को लोग जाए जस्टिफाई भी कर लेंगे। चलो, या देखो, झूठ बोलने वाली बात बोले, पॉलीग्राफ टेस्ट पे मेरा एक और दोस्त, मेरे ऐसे ऐसे नमूने बहुत रहे हैं मुझे लाइफ में। ही यूज्ड टू बी माय रूममेट। ठीक, हम लोग जब थे तो ही यूज्ड टू बी माय रूममेट, और मैं जितने महीने में मैंने झूठ नहीं बोला होगा, उतना वो घंटे भर में बोलता था। तो क्या हो जाता है, कभी कभी अनवांटेड सिचुएशंस में आप फंस गए ना, तो क्योंकि आपको आदत नहीं है चीजों को मैनिपुलेट करने की या जनरली झूठ बोलने की, जनरली सच निकल जाता है भाई, तो आप क्या करोगे कि आपको थोड़ा सा टेंशन हो जाएगा, जैसे कुछ कर रहे हो, कोई आ गया सामने से, ठीक है भाई तुम यहाँ पे कैसे क्या, तो वी अगर आपको आदत नहीं है ना, तो यू विल थिंक भाई मैं इसका क्या रिप्लाई करूं, कैसे रिस्पॉन्ड करूं, आपका कैलकुलेट। बट आई हैव सीन इट, उसको झूठ बोलते बोलते इतनी आदत हो चुकी थी, इवन 10 सिचुएशन में ही विल रिप्लाई कैजुअली। एंड इसका मैंने लाइव, उसने उसने कोई ट्रेनिंग नहीं किया, ट्रेन नहीं किया था, बट ही यूज्ड टू स्पीक द नंबर ऑफ लाइज ईच डे। ईच डे क्या, वो 1 घंटे में इतने झूठ, वो घर से बात करे तो झूठ, मम्मी से बात हो रही तो झूठ, गार्जियन से, दीदी से, वो सबको, तो ही हैड दिस टेंडेंसी। नहीं नहीं, आप थोड़े बहुत झूठ बोलते हो वो चलता है ना, थोड़े बहुत झूठ आदमी ये कर लेता है, बट वो सिचुएशन के हिसाब से ऑब्वियसली आप एडजस्ट करते हो। बट ही यूज्ड टू ना, वो मुझे पता ही नहीं वो सच, अब आप झूठ क्या बोलोगे, मम्मी बहुत ज्यादा पूछेंगी कि खाना खाएंगे, हाँ तो खा लिया, ठीक है, यही बोलोगे ना, बाहर हो घर पहुंचो, हाँ नहीं पहुंच गए, 10 मिनट पहले आ गए थे। व्हाट ही विल से, वो बैठ के मूवी देख रहा है, पढ़ रहे हैं वो तो चलो, एंड कारण ये है कि पढ़ना लिखने, पढ़ाई लिखाई से उसको कुछ लेना देना नहीं था। ठीक है, एंड ही विल एवरी टाइम, आपको जब उससे कोई बाहर से समझेगा तो ही विल सेइंग भाई इतना डिसेंट लड़का तो मैंने लाइफ में नहीं देखा।
ठीक है, इतना डिसेंट लड़का मैं लाइफ में देखा, बट हमने उसको भी बहुत करीब से देखा था, तो वी नो कि डिसेंसी लेसन। हाँ जी, तो मैं ही था ना, तो मुझे पता था अच्छे से। और मैं सच में कई बार परेशान था कि भाई इतना झूठ सुनते 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 ये पाप सारे मेरे पे आ रहे हैं। ठीक है, ये गुण आते हैं ना आप में धीरे धीरे, तो ये मेरे में कहीं ना कहीं आ रहे हैं, तो हो जाता है। वो वैसे लोगों को तुम टेस्ट लोगे भी तो पता नहीं कितना सही टेस्ट पकड़ के लेके आता है आपका जो डिवाइस है, ठीक है, वो हैबिचुअल हो चुका है। हो गया सोनार, रडार। ठीक है, देखो रडार वाला क्वेश्चन इस बार आया था, जो हमने बात करी कि रडार यूपीएससी में पूछा था इस बार क्वेश्चन में लेकर के डिबेट भी हुआ था। हाँ जी, उसमें ना रडार कैन बी यूज्ड वेयर वेयर। तो मुझे जो डाउट था एयरपोर्ट वाले पे, उसमें ये ऑप्शन था आपको ट्रैकिंग रेन बेयरिंग क्लाउड्स वाला था ऑप्शन, या एटमॉस्फेयर के लिए। तो अगर उसके हिसाब से चलें तो रडार इज यूज्ड फॉर ट्रैकिंग द रेन बेयरिंग क्लाउड्स, इट कैन बी यूज्ड। सिंपली साउंड का आपको ये चाहिए होगा, रिफ्लेक्शन चाहिए होगा मोस्ट। हाँ जी, रडार इज यूज्ड फॉर दे दिया ना इसने सिंपली। हाँ, मोस्टली यूज फॉर या मेन यूज आपको जो होता क्वेश्चन में, अगर वो लिखता तो फिर आप कह सकते हो प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद रेडियो वेव्स, ये करा था यूपीएससी ने। इसी को खेला उसने, एक तो आपको रेन वेयरिंग क्लाउड्स ऑप्शन में डाला, दूसरा उसने ऑप्शन में डाला आपको नंबर ऑफ बर्ड्स के बारे में, कि बर्ड्स के मूवमेंट को क्या आप ट्रैक कर सकते हो क्या रडार से। तीसरा उसने एयरपोर्ट चेकिंग सिक्योरिटी की बात करी, और उसके बाद उसने ऑप्शन घुमा के दिए थे वो। तो एयरपोर्ट वाला सिक्योरिटी तो नहीं था, बट हाँ आपका रेन वेयरिंग क्लाउड्स के लिए भी ये यूज हो सकता है, बर्ड वगैरह को भी मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए जो है इसका यूज होता है। जो आप याद करो कुछ दिन पहले जो लोकस्ट वाला अटैक हुआ था, लोकस्ट अटैक्स हो रहे थे, तो उसमें लोकस्ट के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए रडार्स का यूज हो रहा था। ठीक है, कि लोकस्ट का डायरेक्शन कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में जाने हैं, तो यही है। बर्ड्स का ग्रुप वगैरह जब मूव करता है तो दैट कैन आल्सो बी ट्रैक्ड यूजिंग द रडार। बाकी तो चलो ठीक है, डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग लाइट वेव्स, तो इसके लिए एक अलग ही टेक्नोलॉजी है। ठीक है, लीडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, आइडिया सेम है, काम करने का ही है, बट वहां पे लाइट वेव्स का यूज नहीं होता। और यहाँ पे उन्होंने क्योंकि साउंड वेव्स यहाँ पे लिखा हुआ है, रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव्स, और यहाँ पे है रेडियो वेव्स, तो इसलिए दोनों का बेसिक इसके बीच का डिफरेंस ये है। यहाँ पे साउंड वेव्स नहीं होगा, साउंड वेव्स के लिए तो हमने सोनार वगैरह टेक्नोलॉजी देखी, और यहाँ पे जो है ज्यादा रेडियो वेव्स। तो सिंपल 31। डायलेक्टोमीटर, ओके। टफ दिखा नहीं, ऑब्वियसली आई नो। हाँ जी, थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वहां पे डायलेशन से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जाता तो ये कहाँ से रिलेट होता। ऑब्वियसली दिस इज द डायमेंशनल चेंज इन मटेरियल। ठीक है, कि आपका कोई भी लेंथ में, विड्थ में, वॉल्यूम में, उसके एरिया में क्या चेंज आ रहा है, उसको मेजर करने के लिए आपको डायलेटोमीटर का यूज होता है। सिंपल सा है, ये टेम्परेचर के साथ कैसे चेंजेस हो रहे हैं, तो वो सब आपको कई बार उसका मेजरमेंट चाहिए होता है। यू यूज दिस थिंग। जनरली तो ये इनिशियली तो हुआ करता था आपको ये के लिए, जो पेंडुलम बनता था ना, तो उसी टेक्निक पे ये काम करता था बेसिकली। तो पेंडुलम में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कोई भी चीज आप लटका दो, कोई भी मटेरियल आपको, अगर मान लो इसका डायलेशन चेक करने के इसके डायलेशन कितने होते हैं। डायलेशन समझ रहे हो ना, डायलेशन सिंपली की चेंज शेप कैसा हो, नहीं कहते हैं हमारे जो क्या बोलते हैं इसको, ये काली वाली पुतली जो है ये डायलेट करती है कभी कभी। तो ये चीज, तो यहाँ पे ये क्या करते थे, इसको सिंपली मान लो आपको स्टील का डायलेशन चेक करना है, तो आप स्टील का एक पतला सा तार बनाओ, उसको पेंडुलम बनाओ एंड स्टार्ट, आप इसको घुमाना स्टार्ट करो। तो इसका टाइम जो है, इसका टाइम होता है टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। जिसका फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, आपकी कितने टाइम पीरियड में ये पूरा करेगा। तो होगा क्या कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा, तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इसका लेंथ जो है वो लंबाई इसकी बदलेगी, और जब इसकी लंबाई बदलेगी तो आपका जो ये टाइम पीरियड है ये चेंज हो जाएगा। तो चेंज होने के बाद उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर पाओगे कि कितना टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, तो इसके लेंथ में कितने बदलाव है। तो आप डायरेक्टली लेंथ को ना मेजर करके इनडायरेक्टली भी इस तरीके से मेजर कर लोगे। तो और उसको अगर आपने लेंथ मेजर करिए, उसके बेसिस पे आप बाकी चीजों को निकाल लोगे। तो ये चीज आपका डायमेंशनल चेंज इन मटेरियल किया जा सकता है।
Which of the following instrument measures blood pressure? हाँ जी, सी, ये तो किया ना हमने, आई थिंक, हाँ कर लिया ये। वेलोसिटी ऑफ विंड, एनेमोमीटर, कहानी जो है आपका चलेगी। तो एक ही क्वेश्चन लगता है, दो दो तीन तीन बार प्रिंट कर दिए क्या इन्होंने? नहीं, वो होगा ना लाइन से कई बार रिपीट हुए अलग अलग फॉर्म में, तो वो क्वेश्चन सारे उन्होंने प्रिंट करके भेज दिए आई थिंक। लिक्विड सेज इन द सिंपल बैरोमीटर, अच्छा वाटर यूज किया जा सकता है कि नहीं? ये तो लिक्विड फॉर्म में रहता है। क्या? हाँ, ये टेम्परेचर के साथ वाटर अगर यूज करेंगे तो इसका सेप भी चेंज होगा। सेप, तो वही स्टेट चेंज हो, मैं वही सोचूं सेप कैसे चेंज करा रहे हो तुम वाटर का। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर सिंपल बैरोमीटर की बात करें हम, वी कैन थ्योरेटिकली आप तीनों यूज कर सकते हो, कुछ भी लिक्विड यूज कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली आप वाटर अल्कोहल को यूज नहीं कर पाओगे। इसके दो कारण हैं, दो या तीन कारण आप कह सकते हो। पहली चीज कि वो होता है डेंसिटी, मरकरी डेंस लिक्विड है, तो मरकरी के लिए जो आपको कॉलम बनानी पड़ती है वो छोटी बनानी पड़ती है, जो उतना जितना वो वेट लेके आए, जितना आपको चाहिए होगा। जबकि वो वाटर के लिए अगर आपको ले हुए तो इट कॉलम नीड्स टू बी वेरी लार्ज, काफी लंबा वो पाइप बनाना पड़ेगा। अल्कोहल तो है वो और आपको चाहिए होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है होता है वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कितना जल्दी आपको इवापोरेट करेगी, तो उसके हिसाब से वाटर जो है वो काफी जल्दी इवापोरेटिव स्टेट में आएगा, अल्कोहल तो उससे भी जल्दी आएगा। तो वो क्या करेगा, उसके वेपर इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देंगे प्रेशर के साथ, जो आप प्रेशर मेजरमेंट करोगे। तीसरा ये होता है कि मरकरी जो है थोड़ा शाइनी भी होता है, तो ऑब्वियसली इस प्रॉपर्टी की वजह से भी उसका यूज होता है। इसके अलावा मरकरी का एक और यूज करने का कारण ये है कि मरकरी जो है ये आप कह सकते हो कि ये आप ब्रोकन फॉर्म में नहीं मूव करती, बबल्स नहीं बनते इसमें जनरली, ठीक है। एयर वगैरह थोड़ा मिक्स भी हो गई तो इसमें जनरली बबल्स नहीं बनेंगे, इट विल फ्लो लाइक अ सिंपल कॉलम फ्लो करेगा। तो उसमें भी आपको मेजरमेंट्स जो है वो काफी एक्यूरेट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए मरकरी यूज होता है। बट हाँ ध्यान रखना, अगर थ्योरेटिकली कहीं पूछ दे कि अगर वो ऑप्शन में डाल दे कि थ्योरेटिकली विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स कैन बी यूज इन द बैरोमीटर, तो ऑब्वियसली ये इसमें से किसी भी लिक्विड को यूज किया जा सकता है, कोई भी लिक्विड होगा आप उसको यूज कर सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चलो मैनोमीटर, प्रेशर, कार्बोरेटर, कार्डियोग्राफ, हार्ट मूवमेंट, सेस्मोमीटर, कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस। अच्छा, कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस मेजर करेंगे कैसे? उसके लिए भी एक डिवाइस होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आ गया, ठीक है। स्फेरोमीटर, नॉट ओनली फॉर द कर्वेचर ऑफ सरफेस, किसी भी चीज के, कोई भी स्फेरिकल चीज है उसके कर्वेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है दैट इज नोन एज द स्फेरोमीटर, ठीक है। कि कर्व जो है वो एक्यूरेट अच्छा कर्व है नहीं है, ठीक है, तो दैट इज स्फेरोमीटर होगा। तो वो सेस्मोमीटर नहीं, यहाँ पे स्फेरोमीटर होना चाहिए था। बाकी तो चलो ठीक है, कार्डियोग्राफ और ये सब तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? थर्मोरेसिस्टर, थर्मोमीटर, क्या कैसे इन्होंने दिया हुआ है? कैपेसिटर, सब जगह मुझे थर्मोमीटर ही दिख रहा है केवल। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, जंक्शन डायोड, एम्पलीफायर। अच्छा, वो एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे है, थर्मोरेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर है, ठीक है। कैपेसिटर को भी उन्होंने सिंपली थर्मोमीटर लिखा है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर रेक्टिफायर है, और जंक्शन डायोड जो है ये एम्पलीफायर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेंटली मैच्ड, वो पूछ रहा है। हाँ जी, देखो ये दोनों तो नहीं आएगा, ठीक है। थर्मोरेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर नहीं होता, होता ये बेसिकली है, थर्मोमीटर का काम क्या होता है? थर्मोमीटर का काम होता है टेम्परेचर को नापना। ये जो आपका थर्मोरेसिस्टर है ये नापता है कि रेसिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है विद द चेंज इन टेम्परेचर। जैसे आप कोई डिवाइस यूज कर रहे हो, ऑब्वियसली जब गर्म होगी तो गर्म हो, हीट होगा तो उसका रेसिस्टेंस चेंज होता है, मटेरियल का रेसिस्टेंस चेंज होगा हीटिंग के साथ में। तो आपके डिवाइसेस, कुछ डिवाइसेस जहाँ पे टेम्परेचर उसको हो सकता है एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस में काम करने हो, तो अगर आपने उस बेसिस को उसको एडजस्ट नहीं किया है कि हीट के साथ अगर हीट ज्यादा हो तो उसका रेसिस्टेंस चेंज हो, अगर आपने उसको
सिंक्रोनाइज नहीं किया तो वो डिवाइस काम करनी बंद कर सकती है। कई जैसे वो है ना, आपका लैपटॉप बहुत ज्यादा गर्म होता है तो थोड़ा बहुत हैंग करने की स्थिति में पहुंचने लगता है, लैग करने लगता है। उसके पीछे कारण क्या होता है कि उसका जो करंट जो आपको चाहिए होगा, पैरामीटर आपके फिक्स है, वो हर जगह पर उस बराबर मात्रा में पहुंच नहीं रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ा, रेसिस्टेंस उसका चेंज हो गया, जो भी आपने चीजें जो उसका प्रिस्क्राइब मात्रा है वो उसको मिल नहीं रही है। ठीक है, तो थर्मो रेसिस्टर का बेसिक आइडिया यही होता है कि जो रेसिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा जो है कैपेसिटर। कैपेसिटर इज नॉट अ थर्मोमीटर, कैपेसिटर इज स्टोरेज ऑफ काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, कैपेसिटर जो होता है, फिजिक्स थोड़ी क्लास 11 12 वाला थोड़ा बहुत याद होगा आपको, तो कुछ इस तरीके का डिवाइस बनाया जाता था और जैसे ही आपने करंट दिया यहाँ पे प्लस और यहाँ पे मान लो कि इस तरीके से लिंक किया हुआ है, तो बैटरी पे ऐसे कुछ डिवाइस देखा था बनते हुए, इन्हीं को कहा जाता है दीज आर द कैपेसिटर। ये एक्चुअली एक तरीके से स्टोरेज यूनिट्स हैं। ठीक है, बहुत जल्दी ये चार्ज होते हैं और बहुत जल्दी डिस्चार्ज भी होते हैं, तो ये करंट के फ्लक्चुएशन को मेंटेन करने का काम जो है दैट इज डन बाय दिस कैपेसिटर्स। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये तो थोड़ा टेक्निकल टर्म हो जाएगा। पहले तो आप समझो कि रेक्टिफायर एंड एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है। रेक्टिफायर एम्पलीफायर का सिंपल सा मतलब है कि आपको एनर्जी आउटपुट को बढ़ाना है। तो जो हम लोग यूज करते हैं ना, एक तो एम्पलीफायर नॉर्मली आपको साउंड वगैरह में मिल जाता है कि एम्पलीफायर यूज होता है, और जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर का काम है कन्वर्जन का। तो जो आप एसी टू डीसी कन्वर्ट करते हो तो वहां पे आपको रेक्टिफायर यूज होता है। ठीक है, तो एसी टू डीसी कन्वर्जन के लिए आपका रेक्टिफायर यूज होगा। यहाँ पे करेक्टली मैच जो है दिस इज ओनली दिस जंक्शन डायोड। ठीक है, ये जंक्शन डायोड जो है ये एम्पलीफायर का काम करता है, बाकी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इट विल नॉट डू। रेक्टिफायर में भी अ टाइप ऑफ डायोड ही यूज होता है, नॉट द एग्जैक्टली द ट्रांजिस्टर का यूज नहीं होगा वहां पे। ठीक है, तो अब इसको इसकी टेक्निकलिटीज में ना जाएं, सिंपली ये जो है, क्योंकि अब इसके लिए हमें ट्रांजिस्टर समझना पड़ेगा, डायोड समझना पड़ेगा, तो डोंट गो इनटू दैट, सिंपली आप इसको लेकर चले जाओ कि आपका डायोड ही यूज होता है। रेक्टिफायर के लिए भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ डायोड होता है। यहाँ पे जंक्शन डायोड जो है दैट इज यूज फॉर द एम्पलीफायर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ये आपको रेक्टिफायर में यूज नहीं होगा, सिंपल सा कहानी है। ठीक है, सो आपका जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो है ये 3 के 3 कहानी खत्म है। इसके बाद फिर से एनेमोमीटर विंड स्पीड, एमीमीटर इलेक्ट्रिक करंट, पायरोमीटर हाई टेम्परेचर, टैकोमीटर ये होता है क्या, थोड़ा सर्च करो। टैकोमीटर ये है क्या? मुझे लगता है ना कि डिस्टेंस और नहीं डिस्टेंस का नहीं आता यहाँ पे। ये आपको चेंजेस को मेजर करता है आई थिंक। जो चेंजेस होती हैं इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर चेंजेस जो होती है ना, उसको ये फ्लक्चुएशन को मेजर करता है टैकोमीटर। जस्ट चेक इट आउट। अच्छा 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 अच्छा, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। हाँ जी, नहीं टैकोमीटर नहीं था वो। ओके गॉट इट। ये जो है ना आपका, हाँ जी, नहीं ये जो है ना आपको सुनो, टैकोमीटर जो है क्या बताया, क्या इसमें लिख रहा है? नो 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 नो, वो दोनों में डिफरेंस है। देखो वो मैंने जो बताया तो मुझे याद ही था, वो तो मैं आपको बता ही देता। वो एक्चुअली वो सर्वे वगैरह के लिए यूज होता है। यहाँ पे जो टैकोमीटर का यूज होता है ना, टैक्योमीटर है ये बेसिकली ये देखा है वो टर्म आता है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप समझते हो? ऐसे कुछ डिवाइस रहेगा आपको, ऐसे एक होगा एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके का। ठीक है, हाँ उसी का टाइप एक स्पेसिफिक आ जाता है। जैसे आप देखते हो गायरोस्कोप, आपको क्या होगा, हाँ ये सारे के सारे रोटेट करते रहते हैं, तो आपको क्या होता है कि ओरिएंटेशन किस साइड में है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, ये जनरली यूज होता है ना शिप्स वगैरह में। जो आपको जहाज वगैरह होते हैं तो उनको डायरेक्शन अपना कैसे मैनेज करेंगे, कैसे ये करेंगे, उसके लिए इसका यूज होता है।
अच्छा, तो चल नहीं, इसका एक स्पेसिफिक आपको जो यूज है, दिस इज तो नोन एज गायरोस्कोप। टैक्योमीटर जो है आप कह सकते हो कि ये डिफरेंसेस को मेजर करेगा, ठीक है। इसका एक स्पेसिफिक, इसका इसको कुछ और भी बोलते हैं आई थिंक। हाँ जी, टैकोमीटर तो और जो डिस्टेंस रहता है उसका ऑटोमीटर। वो तो ओडोमीटर है, टैक्योमीटर नहीं है वो। टैकोमीटर तो अच्छा रुको, मैं इसको देख के आपको ये कर देता हूँ, टैक्योमीटर है क्या ये एक्चुअली, इसका एक्चुअल इसको क्या करेंगे, लेट मी फाइंड इट। इसके बाद इसको थोड़ा सा मुझे याद देना, आई विल डू इट। नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड ओडोमीटर। थर्टी नाइन का जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना उसने, दैट इज द डी, ठीक है। बाकी जो है वो ठीक है, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं वो दैट इज तो ऑन्डोमीटर याद कर लेना, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए यूज होता है। किसके लिए? हाँ, हॉर्स पावर में निकालिए आप, वॉट में निकालिए आप, वॉट्स के लिए वॉट वो निकालते हैं, वो वोल्ट मीटर से भी निकाल लेंगे। चलो लास्ट, अच्छा ये भी बताना पड़ेगा ना, इसके नीचे में ऑप्शन है। तो स्टेथोस्कोप, दैट इज टू टू हियर द हार्ट साउंड, वन का थ्री, तो उसी से हो गया क्लियर, ठीक है। बाकी तो नहीं भी आपको आता है तो कहानी खत्म। स्फाइग्मोमैनोमीटर जो है टू मेजर द ब्लड प्रेशर। तीसरा जो है कैरेटोमीटर, तो गोल्ड की प्योरिटी नाम से कैरेट आ रहा है, तो कैरेट जो है कैरेटोमीटर, वहां से मेजर कर लेंगे। और डी जो है लक्स मीटर, तो दैट इज, अच्छा कैरेटोमीटर कैसे काम करता होगा? कैलकुलेटर वही मतलब 24 कैरेट रहता है। हाँ, कितना कितना अमाउंट 18 कैरेट का कैरेट है। में 2 ग्राम गोल्ड के लिए, ठीक है। देखो इस पे जो सिंपल एक बार क्वेश्चन मुझे कहीं पे, मैंने आपको इसलिए पूछ लिया सवाल कि एक बार उसने कहीं पे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा प्रिंसिपल इसमें से यूज किया जा सकता है टू मेजर द प्योरिटी ऑफ गोल्ड, ठीक है। उसने कोई टर्म नहीं दिया था, उसने प्रिंसिपल्स दिए थे, ठीक है। तो जो आपका प्रिंसिपल है ना उसका, आर्किमिडीज का बायंसी वाला प्रिंसिपल, वो सेम बायंसी प्रिंसिपल से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है एक्यूरेसी को भी मेजर किया जा सकता है, ये कितना शुद्ध है, ठीक है। क्योंकि हर चीज की डेंसिटी फिक्स है, और डेंसिटी जब उसकी फिक्स है कोई भी मटेरियल की, तो उसका मान लो आप वाटर जो डिस्प्लेसमेंट करेगा साइज के हिसाब से वो भी फिक्स होगा, और उसके बेसिस पे कैलकुलेशंस करी जा सकती हैं, ठीक है। तो उसने इनडायरेक्टली काफी दूर से रिलेट करके इस क्वेश्चन को पूछा था। तो कई बार वो करते हैं ऐसा ऐसा काम कि जो है दूर दूर से पूछेंगे लेके। हम्म, अच्छा बीबीसी में सिंपली फैक्ट्स पूछ लेता है वो। साइंस में टफ नहीं करता है। हम्म, फैक्ट्स नहीं देखो साइंस, मेरा भी ये साइंस ही क्या, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक आप जब बोल रहे हो जनरल स्टडीज, तो आप भाई अब 10th से ऊपर लेवल के साइंस को पूछोगे तो जो जिसका मान लो कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है वो आपको कहाँ से आंसर करेगा उसका, ठीक है। आप मेंटल एबिलिटी को चेक करो, ठीक है, आंसर राइटिंग स्किल्स वगैरह चेक करो, करंट सबके लिए सेम हो जाता है, तो इसलिए करंट बेस्ड साइंस को ज्यादा, अगर टफ पूछना भी होता है ना, करंट बेस्ड साइंस ज्यादा टफ पूछ लेते हैं रादर देन जनरल साइंस वाले से, ये करते हैं। बट कुछ कुछ एग्जाम्स वाले जो है वो होता है, प्रोफेसर को भी होता है कि मैं कुछ जानता हूँ स्पेसिफिक, तो मैं तो आगे किसी से बताएं कि कितने लोग उसको कर पा रहे हैं। कई बार कई लोग इस कैटेगरी से क्वेश्चन, टीचर वाला एग्जाम ठीक है। बोलो ये बीपीएससी जो टीचर वाला एग्जाम ये वाला अभी है। हां जो इतना इजी पेपर बना दिया था इन्होंने। बाद स्टार्टिंग में तो खत्म क्वेश्चन ही कोई था। चल मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ऑनलाइन में जो लोग हैं, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन को बीपीएससी वाले टीचर्स में सच बता रहा हूँ मैं।